तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाई बोल रहे हो कि कहां से देखूं, समझ नहीं आ रहा है, प्ले लिस्ट नहीं है, कुछ एपिसोड मिसिंग है, सारे एपिसोड के कंबाइन करके डाल दो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सारी चीजें पहले से ही चैनल पर किया हुआ है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहां से शुरुआत करूं, तो आप इसी एपिसोड से शुरू कर सकते हो। क्योंकि आपने पिछले एपिसोडों को नहीं देखा है तो हल्का सा रिलेट करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मजा चाहते हो तो पूरा मजा मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप पुराने एपिसोड को देखना चाहते हो लेकिन प्ले लिस्ट मिल नहीं रहा है, तो आप चैनल पर जाकर के द लेगेसी नाम से चेक कर सकते हो। प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तीसरी बात, कंबाइन करके डाल दो एक लंबी वीडियो, तो वो भी चैनल पर डला हुआ है। आप लोग चाइल्ड ऑफ इविल के नाम से ढूंढ सकते हो। चौथी बात, कुछ एपिसोड बीच में गायब है, तो वो मैंने कॉपीराइट की वजह से डिलीट कर दिया है। लेकिन चाइल्ड ऑफ इविल वाले कंबाइन एपिसोड को देखोगे तो उसमें आपको वो सारे एपिसोड मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी नहीं मिलती है तो आप मेरे इस आईडी पर जाकर के अपनी टेलीग्राम की लिंक दे सकते हो। मैं पर्सनली आपको सारे मिसिंग एपिसोड भेज दूंगा, नहीं तो आप सीधे यहाँ से देख सकते हो। सारी चीजें धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार महा एपिसोड को। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर कि आखिरी बार रुकी थी। स्वॉर्डसेंट अपने प्लम ब्लॉसम की पंखुड़ियों से जब एम्परर के बनाए हुए पूरे बादल को ही गायब कर दिया होता है, तो उसे देखते हुए एम्परर कहता है, आदबॉट, मैं जानता था तुम बहुत ही अच्छे हो यूनियोप्चा। तो स्वॉर्डसेंट वो कहता है, हल्का सा भी ये मत सोचना कि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होगा, क्योंकि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम इतनी आसानी से हरा सकते हो डायरियो। तो एम्परर हवा में उड़ता हुआ उसे बताता है, वांगो मयक, उस आदमी ने भी यही बात कही थी जो तुमने अभी कही। जो सुनता हुआ स्वॉर्डसेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ था। वो उससे कहता है, क्या तुम मास्टर हुआंगबो को जानते हो? वो बताता है, मैं ना केवल उसे जानता हूँ बल्कि मैंने उसके साथ जान की दौड़ लगाकर लड़ा भी है, और हमने मार्शल आर्ट के बारे में गहरी बातें भी की। साथ ही वो सोच रहा होता है, शायद हुआंगबो गुनैक के मन में आयरन मार्शल एसोसिएशन पर कब्जा करने का महत्वाकांक्षा मेरे साथ लड़ाई में हारने के बाद ही उपजी थी। हम देखते हैं उसके सामने उस समय हारा हुआ हुआंगबो गुनैक वो बोल रहा था, मुझे मार डालो, मैं अब खड़ा नहीं हो सकता। तो एम्परर वो कहता है, मुझे तुम्हारी जिंदगी लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे एक बात जाननी है, ऐसा क्यों है कि तुमने हेवनली किंग के डिवाइन फिस्ट और उसके एब्सोल्यूट फुटवर्क को सीखा, पर फिर भी तुम उसे एक साथ नहीं कर पाए। अगर तुम्हें इन दोनों मार्शल आर्ट के सार में अंतर होने के कारण इन्हें एक साथ लाने में दिक्कत हो रही है, तो मैं तुम्हें इसमें मदद कर सकता हूँ और तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि ये अभी की तुलना में दर्जनों गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, और यदि तुमने पूरी कोशिश की तो इसकी शक्ति लगभग 100 गुना से भी अधिक हो जाएगी। जो सुनता हुआ हुआंगबो गुनैक उससे कहता है, यह असंभव है, मैं तुम्हारे जैसे बारबेरियनों से मदद नहीं लूंगा। तो एम्परर उसे बताता है, मैंने राइटियस फैक्शन के 206 मार्शल आर्ट को सीखी है और डिमोनिक कल्टीवेशन के 315 मार्शल आर्ट को। शुरुआत में मैं भी तुम्हारी तरह था, हर एक मार्शल आर्ट के सार में अंतर होने के कारण मैं उन्हें एक साथ नहीं ला पाता था, लेकिन कई लोगों की मदद और प्रयासों की बदौलत मैं उन सभी को एक साथ एकजुट करने में कामयाब रहा। मेरी मदद करने वालों में मिंग डायनेस्टी के लोग भी शामिल थे, और मैंने पुराने दुश्मनों से भी बहुत कुछ सीखा, जिसके परिणाम स्वरूप अब मेरा शरीर एक ऐसा ढांचा बन गया है जिस पर बाहरी ताकत कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने इसे सेक्रेट डिमोनिक बॉडी नाम दिया है। मेरा यह शरीर एक ऐसी उपलब्धि है जिसे वह व्यक्ति कभी भी हासिल नहीं कर सकता जो दुश्मनों से मदद लेने को अपमान समझता है। हम देखते हैं यही बातों को जब अभी वो प्रेजेंट में स्वॉर्डसेंट को बताता है, तो स्वॉर्डसेंट उसकी बातों को सुनता हुआ अपने मन में कहता है, उसने राइटियस फैक्शन और डिमोनिक कल्टीवेशन के 500 से भी अधिक मार्शल आर्टों को एक साथ मिलाया है और एक सेक्रेट डिमोनिक बॉडी को हासिल किया है। हालांकि क्या दो अलग अलग तरीकों से इंटरनल एनर्जी का उपयोग करने वाले मार्शल आर्टों को एक साथ मिलाना संभव भी है। सूरज की रोशनी बादलों के बीच से होकर गुजर रही है। राइटियस और एविल के मिश्रण से बना उसका सेक्रेट डिमोनिक बॉडी या सचमुच में वह असुरों का अवतार है। उसके शरीर से फूट पड़ी प्रबल ऊर्जा बिल्कुल ही असुरों के हाथों की तरह है, जिसने दसों हजारों धाराओं से पूरे आकाश को ढक लिया है। वह पूरी तरह प्राइमोर्डियल हेवनली वेनरेबल की तरह है, जिसने कि सूरज से अपनी पीठ को फेर कर अंधकार का आवरण फैला दिया है, मानो कि वह कह रहा हो वो इस दुनिया का मास्टर है। हम देखते हैं ये सब सोचता हुआ उसका डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वहीं एम्परर पूरी तरह आकाश को अपनी डिमोनिक क्यूआई से ढककर उससे कहता है, माउंट हुआ एक ताओस्ट सेक्ट है, लेकिन फिर भी लोग माउंट हुआ को एक ताओस्ट सेक्ट के रूप में याद नहीं करते। लोग इसे याद करते हैं स्वॉर्ड सेक्ट के नाम से। पूरी दुनिया मानती है कि वुडन सेक्ट का स्वॉर्डमैनशिप जेंटल होते हुए भी वाइग्रस है, जबकि माउंट हुआ सेक्ट का स्वॉर्डमैनशिप सीधा और शार्प है। लेकिन यूनियोप्चा, तुमने पूरी दुनिया के
धारणा को तोड़ दिया। तुम्हारे स्वॉर्ड की तीक्ष्णता के भीतर ही शक्ति छुपी हुई है, तो मुझे दिखाओ अपने स्वॉर्ड को। जो सुनता हुआ स्वॉर्डसेंट उससे कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसका मकसद एक दूसरे की छोटी मोटी टेक्निकों का प्रदर्शन करना है। मैं पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहता हूँ तो समय बर्बाद मत करो। इतना बोलते हुए वो अपनी पूरी ताकत को एक ही अटैक में लगाते हुए जब नाइन रॉयल स्टेप का इस्तेमाल करता है तो उसके पावर को देखते हुए एम्परर कहता है, यह तो साधारण कदमों की चाल की तरह ही है, लेकिन यह तुम्हारे इंटरनल एनर्जी से आसपास की पूरी जगह को कवर कर लेती है। तो स्वॉर्डसेंट उसे बताता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह मुझे प्रकृति के हर चीज को अपने स्वॉर्ड के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, चाहे फिर वो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ही क्यों ना हो या फिर हवा में लहराती हुई घास की एक पत्ती ही क्यों ना हो। जब सब कुछ मिलकर एक साथ आ जाती है तो कुछ ऐसा सामने आता है जिसे कहते हैं ग्रेट नेचुरल स्वॉर्डमैनशिप, जिसको देखता हुआ एम्परर बेहद ही ज्यादा खुश होते हुए उससे कहता है, दुनिया के सबसे महान स्वॉर्डमैन से यही उम्मीद थी, तुम इस युग के यंग डायक्योग के दुश्मन बनने के लिए बहुत ही ज्यादा काबिल हो। ये सब बोलता हुआ वो उसके स्वॉर्ड को डायरेक्ट हिट लेने के लिए जब पूरी तरह तैयार हो चुका था, वो स्वॉर्डसेंट उस पर हमला करते हुए कहता है, अल्टीमेट टेक्निक ऑफ ग्रेट नेचुरल स्वॉर्डमैनशिप, अनराइवल एब्सोल्यूट स्वॉर्ड। ये सब बोलता हुआ वो जब अपना हमला करता है तो हम देख पाते हैं, दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो छोटी सी पंछी सूरज से टकराने जा रही है, जिसके चलते उसका जलना तो पहले से ही तय था। हम देखते हैं उनका टकराव बहुत ही ज्यादा भयंकर था, शॉक वेव इतनी तेज थी कि साफ साफ देखा जा सकता था, पर कोई फायदा नहीं होता। जब स्वॉर्डसेंट का तलवार एम्परर के हाथों से टकराता है तो हम देख पाते हैं वो इसके स्वॉर्ड के साथ साथ वो खुद भी एम्परर की डार्कनेस में समाता हुआ सोच रहा होता है, यह अंधकार ऐसा लग रहा है कि मैं निकला जा रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ सेम टाइम पर हम माउंट जोंगनन को देखते हैं, डैन इमॉर्टल स्वॉर्ड और लामा से विदा लेते हुए कह रहा था, आपने इतने समय तक जियोक्सेन को संभाले रखा, पर फिर भी मैंने अभी तक आपका आभार व्यक्त नहीं किया। मैं सचमुच में आपका बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ हूँ। तो लामा उसे बताता है, काश मैं थोड़ा सा और सक्षम होता तो जियोक्सेन अपनी याद वापस ला पाता, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो डैन उसे बताता है, मैं इसके लिए ही बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ कि जियोक्सेन अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ पर वोल्डबैगर आकर कहता है, किंग ऑफ वॉर, अगर हम अभी नहीं निकले तो पहाड़ से नीचे उतरने से पहले ही सूरज डूब जाएगा। तो लामा वो कहता है, हम 10 सालों से एक साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा नाम नहीं जान पाया। जियोक्सेन, मास्टर डैन को अच्छे से फॉलो करना और दूसरों को कभी नुकसान मत पहुंचाना और न ही अपनी ताकत को कहीं पर दिखाना। अगर तुम नेचर के हिसाब से जीती रहोगे तो तुम्हारी यादें अपने आप ही वापस मिल जाएगी और तुम अपनी बड़ी बहन से भी मिल पाओगे। तो जियोक्सेन उसे गले से लगाते हुए अपने ही टूटी फूटी भाषा में उसे शुक्रिया कहता है, जो सुन लामा फिर से हैरान हो गया था। वो कहता है, अभी अभी तुमने क्या कहा? तो फिर से जब उसे शुक्रिया कहता है तो वो उसे सुन काफी ही ज्यादा खुश हुआ था। बाद में जब ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है, लामा क्या तुम दुखी हो? वो बताता है, मैं भला क्यों दुखी होऊंगा, बस बात इतनी सी है कि उसका मेरे साथ रिश्ता यही पर खत्म हो गया। तो इमॉर्टल स्वॉर्ड उसे देखते हुए कहता है, अगर तुम दुखी नहीं हो तो तुम्हारे नाक वो लाल क्यों है, कहीं तुम्हें जुकाम तो नहीं हो गया? वो बताता है, अरे यार अब बस भी करो। उसी समय वहाँ पर हांसू भागते हुए आकर कहता है, मास्टर मैंने फैसला कर लिया है। जो सुनता हुआ वे लोग कुछ भी ना समझते हुए कहते हैं, फैसला किस तरह के? तो वो बताता है, मास्टर मैं ह्यूंगनिम के साथ जियांगो जाने का फैसला किया है, प्लीज मुझे पहाड़ से नीचे उतरने का अनुमति दीजिए। जो सुनता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है, क्या सच में ऐसी बात है? ठीक है फिर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें उसके साथ जाना है तो जल्दी करो। वो अभी अभी निकला है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वे तुम्हारे साथ जाने के बारे में सोच भी रहे हैं। उसके ऐसे रिएक्शन को देख तो हांसू को भी बड़ा झटका लगता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो आखिर उसे रोकने की कोशिश कर क्यों नहीं रहा है, और खैर वो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता और फिर डैन के पीछे भागते हुए कहता है, ह्योंगनिम प्लीज मेरे लिए रुकिए। पीछे से उसकी आवाज को इस तरह दे डैन कहता है, अब चूंकि हांसो हमारे साथ आ रहा है तो यात्रा में कोई भी बोरियत महसूस नहीं होगी। दूसरी तरफ उन्हें पीछे से देखता हुआ लामा कहता है, वाकई में किंग ऑफ वॉर को हमें इस बारे में नहीं बताना चाहिए। इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है, या उस लीडर के बारे में जिसे कि हमें यूनिप्जा ने भेजा है? वो बताता है, हाँ सही कहा, अब चूंकि उत्तर में कुछ बहुत ही बड़ा हलचल मचा है, अगर किंग ऑफ वॉर भी उसी तरफ जा रहे हैं तो क्या हमें उसे इस बारे में नहीं बताना चाहिए? जो सुनता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड उससे कहता है, हाँ बताना तो चाहिए, लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि आखिर उत्तर में जो हो रहा है उसका कारण क्या है, इसीलिए उसे बताने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा मुझे किंग ऑफ वॉर से ज्यादा चिंता यूनिप्जा की है। जिस पर कि लामा कहता है, क्या तुम दुनिया के सबसे ग्रेट स्वॉर्डसेंट की बात कर रहे हो? तो इमॉर्टल स्वॉर्ड बताता है,
हाँ, भले ही वो दूसरों के भविष्य को अच्छी तरह से पढ़ सकता है, लेकिन वो खुद के भविष्य को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। वो ऐसा व्यक्ति है जिसे भविष्य के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है। वो इसके इतना बोलते ही हम दूसरी तरफ देखते हैं। नूना एम्परर और स्वॉर्डसेंट की लड़ाई को देखता हुआ चाय को पीते हुए सोच रही थी, मैं पहले से ही जानती हूँ कि डायरियोक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि स्वॉर्डसेंट मेरे जैसे व्यक्ति जो जियांगहू के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, उसे भी उसके बारे में पता है। वह दुनिया का पिनेकल है। ऐसा नहीं लगता है कि ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होगी, लेकिन डायरियोक ने जो पहले कहा उसके हिसाब से यह लड़ाई मेरे चाय को खत्म करने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही अपने सर को उठाकर उन दोनों की फाइट की ओर देखती है, वो अपने सामने स्वॉर्डसेंट की हालत को देख उसके आंख फट चुके थे। वह देखती है स्वॉर्डसेंट की बॉडी हवा के बीच ही छितर बितर होने लगी थी, क्योंकि वह पूरी तरह से पत्थर बन चुका होता है डायरियोक के डार्क एनर्जी की वजह से। वहीं एम्परर वो कह रहा था, मैंने अपना वादा पूरा किया ताकि तुम निश्चिंत होकर शांति से आराम कर सको। मेनलैंड के स्वॉर्डसेंट की अच्छी हालत को देखते हुए नूना वो रोते हुए सोचती है, एक भी इंसान नहीं है जो डायरियोक को रोक सके। वही एम्परर जोरों से चिल्लाते हुए अनाउंस करता है, मैं माउंट हुआ पर सभी को आदेश देता हूँ, स्वॉर्डसेंट की मौत हो गई है, लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया था, माउंट हुआ का एक भी मेंबर नहीं मरेगा। माउंट हुआ अगले 50 सालों के लिए बंद रहेगा। जो सुनता हुआ माउंट हुआ के मेंबर वे कहते हैं, स्वॉर्डसेंट को मारना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं था, जो तुम अब हमारे सेक्ट को भी बंद कर रहे हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारी ऐसी बकवास को सुनने के बाद हम सभी चुपचाप खड़े होकर यूं ही देखेंगे? तो उनके पीछे से इनविंसिबल डीमन कहता है, या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? ग्रेट एम्परर ने तुम लोगों को मारने के बजाय सेक्ट को बंद करना पसंद किया। या ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट स्वॉर्डसेंट के लिए उनका यह दिखाया गया एक बड़े सम्मान का प्रतीक नहीं है? वह बंदा जिस पर कि पहले तो कुछ भी नहीं समझ पाता है, उसकी बातों को सुन बाद में हुआ रोते हुए गुस्से में कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है किसी को मारने के बाद तुम सम्मान की बात कर रहे हो। अगर आज हम तुम्हें यहीं जाने देंगे और सेक्ट को बंद कर देंगे तो माउंट हुआ का अपनी पूरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। जिस पर कि इनविंसिबल डीमन वो अपने पावर को रिलीज करते हुए उससे कहता है, यदि ऐसी बात है तो फैसला कर, माउंट हुआ के सम्मान के लिए लड़ते हुए अपने पूरे सेक्ट को तबाह करना, या फिर अपनी सेक्ट को पूरे 50 सालों के लिए बंद कर देना। जो भी तुम चुनोगे, मैं इनविंसिबल डीमन अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। और इसकी ऐसी भयानक रूप को देखता हुआ वह बंदा पूरी तरह से बेबस हो चुका था, और फिर ना चाहते हुए भी अपने स्वॉर्ड को जमीन पर रखते हुए उससे कहता है, 50 सालों के लिए मैं इस सेक्ट को बंद करने का फैसला करता हूँ। दूसरी तरफ फैंक्सी में देखते हैं, वही बोल रहा होता है, सीक्रेट पर्सन उन्हें ग्योबैंग का आधार कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। दुनिया भर में फैली अनगिनत भिखारियों में से कुछ ही के पास खास स्किल होती है, जिस वजह से उन्हें विशेष रूप से पाला पोसा जाता है और बाद में उन्हें सीक्रेट पर्सनल बना दिया जाता है। उत्तर में तैनात ग्रेट पर्सनलों की अभी जानकारी पूरी तरह से मेरे हाथों में है। मुझे न केवल मास्टर बैंग यांग बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एल्डर हांग के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन आखिर मुझे यो जोंग वी को, जिसे उन महान लोगों ने भी सराहा है, उसे इस तरह के कागजी कामों को क्यों करना पड़ता है? हमें पता चलता है कि यह ग्योबैंग का टेम्पररी ब्रांच था। वह बंदा आगे कहता है, यांग वांग से आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्तर की ओर भेजा जा रहा है, तो फिर क्या उन्हें उनका पीछा नहीं करना चाहिए? सोझाओ में कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं, या उन्हें यह रिपोर्ट बनाने से पहले यह पता नहीं लगा लेना चाहिए था कि वे लोग कौन हैं? एंगसियांग के क्षेत्र में 2 गुप्तचर लापता हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे दोनों कहीं नशे में धुत पड़े होंगे। ये लोग कितने सारे लगातार अनकन्फर्म खबरें भेज रहे हैं, मुझे कुछ भी इनमें से उपयोगी नहीं मिल रहा है। तभी वहाँ पर दूसरा भिखारी कोई भागते हुए आकर कहता है, हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं, हमें ताइवान से एक अत्यावश्यक संदेश प्राप्त हुआ है। उसे इतनी हड़बड़ाहट में देख जोंग भी कहता है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? वो बंदा कहता है, खाने को छोड़, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो जोंग भी वो कहता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है जो तुम्हारे खाने से भी ज्यादा बड़ी है? वो बंदा बताता है, हमें सूचना मिली है कि कल रात सांगसी प्रोविंस और हेबी प्रोविंस के आसपास स्थित आयरन मार्शल एसोसिएशन के 3 ब्रांचों पर एक साथ हमला किया गया। वह बंदा जिसको सुनता हुआ एकदम से ही बड़े शौक में जाते हुए कहता है, या 3 हमले एक साथ? वहीं उसके सामने खड़ा बंदा बताता है, उन तीनों जगहों पर आयरन मार्शल एसोसिएशन के लगभग 300 मार्शल आर्टिस्ट तैनात हैं, लेकिन उनमें से केवल 1 दर्जन के करीब ही जिंदा बचे। वह बंदा जो को सुनता हुआ तो और भी ज्यादा शौक हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सांगसी प्रोविंस में हम देखते हैं, बीस्ट डीमन लोगों को मारते हुए कह रहा था, जो 10 साल पहले इस जगह को छोड़कर चला गया था, वे आखिरकार लौट आए हैं। मैं ब्लैक ब्लड कासल के एक सर्वेंट के रूप में तुम लोगों को मुक्ति प्रदान करूंगा। वहीं हेबी प्रोविंस में हम देख पाते हैं डिमोनिक स्वॉर्ड वो हो करता हुआ लोगों को बहुत ही बेरहमी से खत्म करता जा रहा था, जबकि घोस्ट डीमन वो लोगों को खत्म करते हुए कह रहा होता है, या तुम्हें अब भी याद है इस जगह को छोड़कर जाने वाले असली ओनर का नाम? जिसे सुनता हुआ वहाँ खड़े लोग बात कर रहे थे, आखिर ये क्या था? या तुम लोगों ने भी उस आवाज को सुने? वहाँ पर डिरिंग डिरिंग की आवाजें गूंज रही होती है।
तो दूसरा पर्सन कहता है यह आवाज तो पीपा की है। हम देखते हैं घोस्ट डीमन एक छत पर बैठकर अपने पीपा को बजा रहा था, जबकि नीचे खड़े लोग उसे ढूंढते हुए बात कर रहे थे। आयरन मार्शल एसोसिएशन के ब्रांच में कोई ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उस आदमी को जल्दी से ढूंढो, जैसे ही वो तुम्हें मिल जाए उसे मार डालना। जिसको सुनता हुआ डीमन घोस्ट कहता है क्या तुम लोग जानते हो प्लेन की आत्मा अभी तक गायब नहीं हुई है? जिसको सुनता हुआ वे लोग हैरानी में बिना ये जाने कि वे लोग इल्यूजन में फंस रहे हैं अभी भी उस बंदे को ढूंढते हुए कह रहे होते हैं क्या वह ब्लैक ब्लड कासल के बारे में बात कर रहा है? आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही है? ये सब बोलता हुआ वे लोग पूरी तरह से घोस्ट डीमन के इल्यूजन में फंस चुके थे। घोस्ट डीमन जैसे ही कहता है दुनिया को पता चलने दो ब्लैक ब्लड कासल कितना भयानक है, वो इतना जैसे ही बोलता है तो हम देख पाते हैं उसके सामने खड़े सभी मार्शल आर्टिस्टों की जगह बदल जाती है। वे सब के सब नॉर्थ के ग्रासलैंड में पहुंच चुके थे। अचानक ही अपने आप को किसी दूसरी जगह पर पाकर वे लोग एक दूसरे से कहते हैं सभी लोग सावधान रहो। तभी उन्हें अपने सामने एक उड़ती हुई परी जैसी लड़की दिखाई देती है जो कि बिल्कुल उनके लिए ही आसमान से उतरी थी। वे उसे देखते हुए कहते हैं कितनी सुंदर है, आखिर तुम इतने समय से कहाँ थे? उन्हें इस तरह मनमोहित होता हुआ देख घोस्ट डीमन कहता है उसी के पल क्षण भर ही होते हैं जबकि दुख के पल लंबे समय तक टिकते हैं। हालांकि तब भी तुम लोगों ने 10 सालों तक खुशियों को पाया, क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही अपने पोपा को आखिरी बार बजाता है वैसे ही हम देख पाते हैं वो लड़की जो कितनी सुंदर थी कि आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी, वो पल भर में एक भयानक रूप को धारण कर लिया होता है और देखते ही देखते उन सभी सैनिकों का सर गुब्बारे की तरह एक ही बार में फोड़ देती है। जिन्हें देखता हुआ घोस्ट डीमन ब्लड में नहाते हुए कहता है तुम सभी विटनेस बनोगे ग्रेट एम्परर के डिसेंट के। हम देखते हैं इन सारी खबरों के बारे में जब जंगबू जानता है तो हुआ खबर पहुंचाने वाले बंदे पर गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम्हें वाकई में इसमें कोई सेंस भी लगता है? 3 जगहों को एक साथ गिरा देना। आयरन मार्शल एसोसिएशन का ब्रांच वह जगह है जहाँ पर इलाइट मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा होते हैं। तो वह बंदा कह ही रहा होता है कि मैं तो बस मुझे मिली खबर को बता रहा था। उसी समय वहाँ पर कोई दूसरा बंदा खबर लाते हुए कहता है एक बहुत ही जरूरी खबर आई है, ताइवान और उसके आसपास के इलाकों में स्थित आयरन मार्शल एसोसिएशन के 3 ब्रांचों को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। जो सुनता हुआ जोंगबो कहता है ताइवान भी रातों रात गिर गए? क्या इसका मतलब आयरन मार्शल एसोसिएशन के 6 ब्रांच खत्म हो चुकी है अभी तक? न केवल सांगसी प्रोविंस और हेबे प्रोविंस में स्थित आयरन मार्शल एसोसिएशन की शाखाएं बल्कि ताइवान में भी स्थित 3 ब्रांच खत्म हो चुकी है। आखिर दुनिया में चल क्या रहा है? उस समय बाद फिर से खबर आती है कि एक और ब्रांच गिर गया, उसमें बाद और खबर आती है कि एक और ब्रांच गिर गया। ऐसे ही करते करते बार बार उसके पास ब्रांच गिरने की खबर आ रहे थे, जिसको सुनता हुआ तो वह बंदा भी परेशान हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हालांकि तभी एक और बंदा आता है जिससे भी कि जोंगबू जब पूछता है आखिर अब कौन सा ब्रांच गिर गया है तो वो बंदा बताता है माफ करिएगा ये खबर ब्रांच गिरने की नहीं है बल्कि जोंगबू कहता है फिर किस बारे में खबर है? घुरा फिरा की बात करना बंद करो और मुझे सीधे तौर पर बताओ। वह बंदा बताता है कि माउंट हुआ का स्वादिसेंट यूनयुप्जा मर गया है। इतना ही नहीं माउंट हुआ 50 सालों के लिए बंद हो गया। इस खबर को सुन तो जोंगबू को पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। वो कहता है हमारे पास यहाँ बेकार बैठने का समय नहीं है, तुम कर क्या रहे हो? जल्दी से आयरन मार्शल एसोसिएशन सहित पूरे मेनलैंड में संदेश को ले जाने वाले कबूतरों को भेजो। वहीं सेम टाइम पर हम माउंट झोंगनोंग को देखते हैं। लामा बोल रहा था मुझे जिस बात की चिंता थी वही सच हो गई, या तुम ठीक हो? जिस पर कि इमॉर्टल स्वॉर्ड वो कोई भी जवाब नहीं देता है। तो लामा वो कहता है मैं सेक्ट के लीडर और एल्डरों से मुलाकात करने का रिक्वेस्ट करता हूँ, यानी कि इन लोगों को भी स्वादिसेंट के मारे जाने की खबर मिल चुकी थी और अब उन लोगों को शायद अनमैच शॉर्ट टायरेंट का चिंता हो रही होती है। हम देखते हैं आयरन मार्शल एसोसिएशन के अंदर अनमैच शॉर्ट टायरेंट अपने पैलेस में बैठा हुआ सोच रहा होता है आयरन मार्शल एसोसिएशन के कई ब्रांच यहाँ तक कि माउंट हुआ भी महज एक रात में पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन अभी मेरे पास शोक मनाने का समय नहीं है। अगर सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि स्वादिसेंट यूनिप्जा को भी मार सकता है, जिसके बारे में कहा जाता था कि जब वह अपने स्वॉर्ड को हाथ में लेता है तो वह इनविंसिबल है, उसे कोई हरा नहीं सकता, तो निश्चित रूप से वह आदमी एक बड़ी समस्या है। लेकिन आखिरकार वो है कौन? जबकि सेम टाइम पर इधर हम देख पाते हैं ब्लैक मर्चेंट के नींव को खोजने के लिए निकला जोल मोरे टेन फ्लैग के मेंबरों के साथ बैठा हुआ था और डायसन वो बोल रहा होता है स्वादिसेंट हार चुका है। आयरन मार्शल एसोसिएशन में इस समय अफरा तफरी मची हो कि क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? तो जोल मोरिन वो कहता है हमारा मिशन है ब्लैक मर्चेंटों के जड़ को पता लगाना, जब तक कि वापसी का आदेश नहीं मिलता हम इस मिशन को नहीं रोकेंगे। जिस पर कि डायसन वो कहता है जैसा तुम चाहो वैसा कर, आखिर में तो हम यहाँ पर 10 फ्लैग यंग लेडी सोहो को प्रोटेक्ट करने के लिए है, इसलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी उन्हें अचानक से झाड़ियों में कुछ जोरों से गिरने की आवाज आती है, जिसे सुन वे लोग एकदम
एकदम से पूरी तरह से सावधान हो चुके थे। बाद में जब ये लोग उस जगह पर जाकर देखते हैं तो उन्हें अपने सामने चियो गिरा हुआ बेहोश पड़ा मिलता है। इसे देखते हुए वे लोग कहते हैं ये बच्चा इतनी रात को यहाँ इस जंगल में क्या कर रहा है। इसी के साथ कुछ समय पहले हम देख पाते हैं जब चियो वुल्फ आर्मी से भागने की कोशिश कर रहा था तो वे लोग चिल्ला रहे थे वो हमें मिल गया है, हम उसे खो नहीं सकते, जल्दी करो और उसे पकड़ो। हम देखते हैं एक बंदा वो कह रहा होता है आखिर में तुम हमें मिल ही गए, हम इन्हें छोटे बच्चे कहेंगे। जिन्हें देखता हुआ चियो वो सोच रहा होता है यह ऐसे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका की गठन ग्रेट एम्परर ने नॉर्थ युआन की सेना में से केवल पागल और क्रूर लोगों को चुनकर ही बनाया था। अगर मैं इसी रफ्तार से भागता रहा तो निश्चित रूप से वे मुझे पकड़ लेंगे। मुझे इन कमीनों का ध्यान भटकाने के लिए कोई तरीके को ढूंढना होगा। अगर मैं अभी पकड़ा गया तो माँ को बचाने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, साथ ही मैं भी। वहीं हम देखते हैं वुल्फ आर्मी में से एक बंदा अपने डैगर के साथ उस पर हमला करते हुए कहता है हम न केवल तुम्हारे चालों में फंसकर मिलों का सफर तय किया बल्कि ऐसे भी मौके आए जब हमने गलत व्यक्ति पर हमला कर दिया। तुम वाकई में छोटे होने के बावजूद भी कमाल के हो, लेकिन अब सब यहीं पर खत्म होता है। ऐसा बोलता हुआ जब वो अपने डैगर को उसकी ओर फेंकता है तो हम देख पाते हैं वह डैगर सीधे चियो के कंधे पर जाकर लगा था, जिसके चलते वो जैसे ही पहाड़ की चोटी से नीचे गिरता है था। बार बार पहाड़ियों से टकराने के कारण वो समय पर ही बेहोश हो चुका था, जिसको देखता हुआ वो बंदा कहता है धिक्कार है, मैंने सीधे उसके सर को निशाना बनाया था लेकिन मैं मिस कर गया। डैगर सीधे उसके कंधे पर जाकर लगा तो दूसरा बंदा उसे कहता है हमें जो आदेश मिले थे उसके हिसाब से हमें केवल उन चमत्कारी औषधियों को उनसे वापस लेना है, ना कि उसकी यात्रा में बाधा डालना है। या तुम ब्लू वुल्फ आर्मी के आदेशों को भूल चुके हो। जिस पर कि वो बंदा क्रीपी स्माइल को देते हुए उससे कहता है मुझे नहीं पता ग्रेट एम्परर ने क्या आदेश दिए थे, लेकिन मुझे ब्लू वुल्फ आर्मी के आदेश पूरी तरह साफ साफ याद है। उनका आदेश था उस बच्चे की यात्रा में कोई दखल न देने की, ना कि उसकी जान बख्शने की। वैसे भी ग्रेट एम्परर की इच्छा वह बच्चा नहीं है बल्कि उसकी माँ है। अगर उस बच्चे की दुर्घटनावश मौत भी हो जाती है तो शायद वे खुश ही होंगे, क्योंकि आखिर में वो बच्चा है तो मिश्रित नस्ल का कुत्ता ही जिसमें कि गॉर्जियो का खून दौड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डायसन का दोस्त वो बोल रहा होता है स्वॉर्डसेंट की मौत हो गई है और माउंट हुआ सेक्ट जिसने की दुनिया के सबसे महान स्वॉर्डमैन की उपलब्धि में प्रोस्पेरिया सेरा का आनंद लिया वो अब 50 सालों तक बंद होने जा रहा है। यह खबर अचानक ही बिजली के झटके की तरह लगती है। मुझे तो अभी भी इस पर यकीन नहीं हो रहा है। जो सुनता हुआ सोहो कहती है एक ऐसा इंसान जिसने की स्वॉर्डसेंट को भी मार डाला और अकेले ही पूरे माउंट हुआ को गिरा दिया, उसे ग्रेट एम्परर के नाम से जाना जाता है। साथ ही वो सोच रही होती है अब तक मिली जानकारी और स्थिति को ध्यान में रखते हुए, साथ ही एल्डर हॉन्ग के द्वारा बताई गई नॉर्थ युआन की गतिविधियों के बारे में भी, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि जिसे ग्रेट एम्परर कहा जाता है वह वही व्यक्ति है जिसके बारे में ऑरेबियन ने बताया था। वहीं डायसन का दोस्त वो कह रहा होता है इस समय अराजकता से भरी अफवाहें तेजी से फैल रही है। लोग कह रहे हैं कि ग्रेट एम्परर अपने साथ एक चुड़ैल को भी लेकर आया है जिसके बारे में ऐसी अफवाहें चल रही है कि अगर आप उससे नजरें मिलाते हो तो आपकी आत्मा पर कब्जा हो जाएगा और आपका मौत उसी समय हो जाएगा। जिस पर कि ध्यान न देते हुए सोहो का सर्वेंट उससे कहती है आयरन मार्शल एसोसिएशन के अंदर आने वाले 6 बरह और स्वॉर्डसेंट की मौत दोनों ही आपस में संबंधित हो सकते हैं। वो बताती है मैं नहीं जानते, हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसकी प्रबल संभावना है, इसीलिए तो आयरन मार्शल एसोसिएशन में इस समय आपातकाल की स्थिति है। जिसको सुनता हुआ ये बंदा डायसन का दोस्त और ग्रैंड फ्लैग का वॉइस लीडर कहता है यहाँ तक कि उन्होंने बाहर ड्यूटी पर तैनात मार्शल आर्टिस्टों को भी बुला लिया है और जिन ब्रांचों पर हमला नहीं हुआ है उन्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि सैकड़ों पर्सनलों को मोबिलाइज करने के बावजूद भी वे पता नहीं लगा पा रहे हैं ब्रांचों पर हमला करने वाले ग्रुप आखिर है कौन। वहीं उसकी बातों को सुनता हुआ वॉइस लीडर कहता है ऐसा लगता है कि इन सारी अराजकता के बावजूद भी चियोल मोरिन वह नॉर्थ की ओर जाएगा। तो सोहो उसे बताती है अगर हम इसे यंग मास्टर चियोल के नजरिए से देखें तो उनके लिए वापस लौटना भी वैसे भी बहुत ही ज्यादा सही नहीं होगा, इसीलिए मुझे उनकी तरफ से ऐसे ही फैसले का उम्मीद थी। उसे वहाँ से जाता हुआ देख उसकी सर्वेंट कहती है अब आप कहाँ पर जा रहे हो। वो बताती है मुझे यंग मास्टर चियोल से इस बारे में बात करनी होगी। साथ ही वो सोच रही होती है मैं आशा करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं ऑरेबियन से मिल पाऊंगी और उनसे बातचीत कर पाऊंगी। अगर यंग मास्टर अपना रास्ता बदल ले तो ये बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन तभी वहाँ पर झाड़ियों के बीच कुछ धड़ाम से गिरता है जिसकी आवाज को सुन तो सोहो भी घबरा चुके थे। वहीं बाकी के लोग ये कहते हुए कि आखिर कौन है। जब वहाँ पर जाकर देखता है तो वो लोग देख पाते हैं वहाँ पर चियो था बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ। सोहो उसे इस तरह वहाँ पर देख कहती है आखिर एक बच्चा यहाँ पर कर क्या रहा है। अरे बाप रे उसका तो खून भी बह रहा है, हमें उसका जल्द से जल्द इलाज करना होगा। इतना बोलते हुए वो जैसे ही चियो के पास जाने की कोशिश करने लगती है तो चियोल मोरिन
मोरिन उसे रोक देता है, जिसे देखता हुआ जब वो पूछती है आखिर आप ये कर क्या रहे हो, तो वो बताता है यंग लेडी सो उस बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई है, तो चलिए उसका इलाज बाद में करते हैं। इसी के साथ वो चियो के पीछा कर रहे लोगों से कहता है मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, तो अब सामने आ जा। जिसको सुन वे सारे लोग बाहर आते हुए कहते हैं क्या तुम हमारी उपस्थिति को महसूस कर सकते थे? यह तो काफी ज्यादा अजीब बात है। तुम्हारी शकल सूरत को देखकर हमें तो बस लगा था कि तुम साधारण से कोई बारबेरियन होगे, और चलो अब चूंकि हम दोनों एक दूसरे के सामने आ ही गए हैं तो उस बच्चे को हमारे हवाले कर दो। भले ही फिर भी तुम मारे जाओगे क्योंकि हम पीछे कोई भी गवाह नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी लाशों को कोई नुकसान न पहुँचे। उन लोगों को देखते हुए चियोल मोरिन अपने मन में कहता है उनके बोलने के तरीके और पहनावे को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग मेनलैंड से हैं। इसी के साथ वो उन लोगों से कहता है आखिर कौन हो तुम, इस छोटे से बच्चे के साथ इतनी क्रूरता करने वाले? तो वे बंदे जवाब देते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो जल्द ही मरने वाला है, उसके सवालों के जवाब देना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर तुम दर्दनाक मौत मरना नहीं चाहते तो उस बच्चे को जल्दी से हमारे हवाले कर दो। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ चियोल मोरिन वो क्रीपी स्माइल के साथ कहता है यह नॉर्थ का लहजा, यदि तुम्हारे जैसे लेवल का मार्शल आर्टिस्ट एक छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए इस हद तक चला गया है और निश्चित ही यह नॉर्थ युआन के एम्परर का आदेश होगा। जो सुनता हुआ वो बंदा अपने मन में कहता है एक छोटी सी संक्षिप्त बातचीत से है उसने हमारे बारे में इतना कुछ पता कर लिया। इसी के साथ वो कहता है कौन हो तुम? तो चियोल मोरिन उसे कहता है मुझे उस व्यक्ति को खुद के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है जो जल्द ही मरने वाला है। इसके अलावा वैसे भी तुम्हें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा आखिर तुम्हें किसने मारा। अपनी मौत के बाद के जीवन में नॉर्थ युआन के कुत्ते। जो सुनता हुआ वॉइस लीडर कहता है अरे वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि नॉर्थ युआन के कुत्ते हमें यहीं पर मिल गए। जिस पर उन लोगों का लीडर डाइसान भी आगे आते हुए कहता है सही कहा, इस तरह की ऐसी जगह पर उनसे मिलने का उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था। अब मैं अपने गुस्से को इन पर उतार सकता हूँ। हम देखते हैं दोनों ही पार्टी एक दूसरे को मारने के लिए आमने सामने आ चुके थे। वे दोनों ही एक दूसरे को थोड़े समय के लिए घोरते हैं और फिर दोनों ही एकदम से ही जब खतरनाक रूप में टकराते हैं तो हम देख पाते हैं वो लड़ाई भयंकर था, इतना कि पूरे जंगल में उसके शौक वे बहुत ही आसानी से देखे जा सकते थे। चियोल मोरिन कहता है तुम कुछ बहुत ही घिनौना छुपा रहे हो। तो उससे लड़ रहा बंदा जवाब देता है बहुत समय हो गया जब कोई मेरे हमले को रोका हो, मैं इसके लिए तुम्हारी सराहना करता हूँ। तो चियोल मोरिन अपने लोगों को कहता है जेड फ्लावर ग्रुप हमारा दुश्मन नॉर्थ के वॉरियर है, इसीलिए पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं उसके साथ लड़ रहा बंदा वो अपने लोगों से कहता है ब्लू वुल्फ आर्मी जहाँ भी कदम रखती है किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती, आगे बढ़ो और उन सभी को खत्म कर दो। आज रात हम शराब की बजाय उनके खून से अपनी प्यास बुझाएंगे। हम देखते हैं अपने अपने लीडरों की बातों को सुनने के बाद दोनों ही ग्रुप एक दूसरे को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। वे सब के सब भूखे कुत्तों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं चियोल मोरिन के साइड वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी ब्लू वुल्फ आर्मी को रोकने में। वे लोग नंबर में ज्यादा होने के बावजूद भी उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। डायसन कहता है नॉर्थ के इन कुत्तों का लॉक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नाम हो अपनी सतर्कता मत कम करो नहीं तो पल भर में हार हो सकती है। वहीं वाइस लीडर नमो के साथ लड़ रहा बंदा बोल रहा था तुम सभी मिंग डायनेस्टी के बिगड़े हुए बच्चे हो, आज मैं तुम्हारे माउंट्स को नोच डालूंगा। और वॉइस लीडर उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए डायसन से कहता है आखिर तुम कौन होते हो मेरी चिंता करने वाले, तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए। ये सब बोलता हुआ वे लोग जब नॉर्थ युआन के लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं तो उनका लीडर मतलब कि वहाँ पर हर एक बंदा एक जैसा ही है तो पता नहीं चलता लीडर कौन है। वो कहता है तुम लोग कर क्या रहे हो, ये कमीने बस मिंग डायनेस्टी के छोटे मोटे बदमाश हैं, उन्हें एक ही वार में खत्म कर डालो। जो सुनता हुआ उसके सामने डायसन आते हुए कहता है यह सच है कि वे मिंग डायनेस्टी से हैं और यह भी सच है कि वे थोड़े से शरारती बच्चे भी हैं, और फिर भी तुम्हें उनसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे सभी जियांगो के प्रोमिनेंट फैमिली के बच्चे हैं। हालांकि जेड फ्लावर के वे बदमाश शाम के न होने के बावजूद भी आकर बहुत ही अधिक दिखाते हैं, और वो कमीना चियोल मोरिन वो कुछ ज्यादा ही परेशान करने वाला है, और फिर भी तुम्हें उनसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये सब बोलता हुआ वह जब अपना अनराइवल डोमिनेशन फिस्ट के साथ उस बंदे पर हमला करता है तो हम देख पाते हैं कि उस बंदे की एक ही पार में पूरी दुनिया हिल चुकी थी और वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा ही रहा होता है। तभी उनके बीच वॉइस लीडर आते हुए कहता है हम मिंग डायनेस्टी के वॉरियर हैं, अबे कम आंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सब बोलता हुआ वो उस बंदे का सर वहीं धड़ से अलग कर देता है। हवा के बीच उड़ते उड़ते ही उसे
उसे इस तरह मरता हुआ देख उसके बाकी के लोग कहते हैं असंभव, ये कैसे हो गया। और दूसरी तरफ वॉइस लीडर वो बोल रहा होता है जेड फ्लावर ग्रुप तुम बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि अभी इस समय तुम किसी ट्रेनिंग हॉल में हो। अपने से ताकतवर दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई करना छोड़ो, हम एक दुश्मन नेशन के लोगों के साथ लड़ रहे हैं। यह केवल एक लड़ाई नहीं है बल्कि वार है, इसलिए एक जैसे दिखने वालों के सामने खुद को हारने मत दो। हम उनके मुकाबले में संख्या में बहुत ही ज्यादा अधिक हैं, तो इसका फायदा उठाओ और उन्हें पीछे धकेल दो। और इसकी ऐसी मोटिवेशन को सुनता हुआ तो ये लोग भी डर चुके थे, क्योंकि अब इन लोगों को भी अंदाजा हो चुका था आगे क्या होने वाला है। और इससे पहले कि वे लोग कुछ भी कर पाते, जेड फ्लावर के सारे ही लोग 10 फ्लैग के लोगों के साथ मिलकर उन पर एक साथ हमला करते हुए कहते हैं हम जेड फ्लावर ग्रुप में केवल इसलिए शामिल नहीं हुए थे कि हम 10 फ्लैग के लोगों के लिए बस उपहास बनकर रह जाए। दुश्मनों पर एक साथ हमला करो और उन सभी का सफाया कर दो। इसी के साथ वे लोग एक एक बंदे पर 4-4 बंदे सवार होकर नॉर्थ के सारे ही बंदों को बुरी तरह से खत्म करते हुए जा रहे थे। जिसे देखता हुआ ये बंदा अपने मन में कहता है, ये देखते हुए कि उनकी संख्या हमसे 3 गुनी है और फिर भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये लड़ाई कौन जीतेगा। वैसे इस तरह डिस्ट्रैक्ट देख जोएल मोरिन उससे कहता है लड़ाई के बीच तुम्हारा ध्यान किसी और जाना नहीं चाहिए, अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। ये सब बोलता हुआ वो जब अपना हमला करने लगता है तो उसकी तरफ देखते हुए वो बंदा अचानक से ही रिएक्ट करता है और फिर किसी तरह उसके हमले से खुद को बचाता है। लेकिन चूंकि वो पहले ही बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुका था तो जोएल मोरिन का हमला उस पर बहुत ही जोरों से लगता है, जिसके चलते वो किसी तरह खुद को संभालते हुए अपना हमला करता है ब्लड स्काई रेन, जिसको की संभालने में जब जोएल मोरिन को परेशानी होने लगती है तो वह उसके काउंटर में अपना हमला करता है लायंस रोर, जिसकी शॉकवेव इतनी भयंकर थे कि हम देख पाते हैं वह बंदा वो उससे काफी ही ज्यादा दूर चला गया था। जोएल मोरिन कहता है मैंने केवल एक टेक्निक को एक्सचेंज किया लेकिन फिर भी मेरी सांस फूलने लगे। निश्चित रूप से ये स्किल केवल उस व्यक्ति की तो नहीं हो सकती है जिसका एकमात्र काम एक छोटे बच्चे को पता लगाना था। ये सब सोचता हुआ वो क्रीपी स्मेल के साथ जब कहता है मुझे बहुत लंबे समय बाद इतना गुस्सा आ रहा है, वही उसे देखता हुआ यह आदमी वो सोच रहा था उसने महज बस एक चीख से ही ब्लड स्काई रेन को पूरी तरह वैनिश कर दिया। मुझे पूरा यकीन है ये लाइन रोर लाइन लीग की है। ये सब सोचता हुआ वो जोएल मोरिन से कहता है एक बार जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो ये सब के सब अपने आप ही हार जाएंगे। ग्रेट एम्परर का आदेश सर्वोपरि है, आज मैं तुम्हें मारकर ग्रेट एम्परर के आदेशों का पालन करूंगा। जो सुनता हुआ जोएल मोरिन कहता है ग्रेट एम्परर, अब मुझे समझ आया तुम्हारे पीछे जो खड़ा है वो ग्रेट एम्परर है, वही व्यक्ति जिसने की स्वॉर्ड सेंट को मारा। ये सब सोचता हुआ वो अपने आयरन ब्लडेड लाइन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उससे आगे कहता है यदि तुम सचमुच में उसके आदमी हो तो आज मैं तुम्हारे सर को काट कर उस आदमी के पास भेजूंगा जिसे कि तुम ग्रेट एम्परर कहते हो। ये सब बोलता हुआ वो अपने लाइन ब्लडी वर्ल्ड के साथ जब उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है तो वो आदमी उसके काउंटर में ब्लड रेज सोरिंग टू द स्काई के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है, हालांकि कोई भी फायदा नहीं होता। जोएल मोरिन अपने हमले के साथ उसके हाथों को ही उससे अलग करता हुआ दूर चला जाता है। जो देखता हुआ वो बंदा जोएल मोरिन से कहता है ऐसा लगा जैसे कोई शेर मुझ पर झपट्टा मारा हो, आखिर तुम्हारा जोएल म्यूसोंग के साथ क्या रिश्ता है। वो बताता है वो मेरे फादर हैं। तो वो बंदा वो बोलता है जैसा कि लोग हमेशा कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, ये बिल्कुल ही सही कहावत है। यह एक शानदार मुकाबला था शेर के बच्चे, हालांकि जिस पल तुमने उसे प्रोटेक्ट करने का फैसला किया उसी पल से तुम्हारी कठिनाइयों की शुरुआत हो गई। ग्रेट एम्परर, आपके आदेशों का पालन न करने की वजह से मुझे मृत्यु दंड मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे बाद भी अपने महान काम को करेंगे। इसी के साथ वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था, जिस वजह से वहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है। बाद में जब धूल साफ होती है और सामने जोएल मोरिन देखता है तो उससे धमाके से हुए गड्ढे के बीच में उस बंदे का ब्लैक ब्लड तैर रहा था, जिसे कि जोएल मोरिन थोड़ी देर तक देखने के बाद अपने पीछे पड़े हुए जियो को देखते हुए कहता है आखिर कारण क्या है जो वह उस बच्चे को हासिल करने के लिए इतने दूर तक चला गया। मैं बस आशा करता हूँ कि आज जो कुछ भी हमने सेक्रीफाइस किया वह वर्थित हो। वही उस जंगल के दूसरी तरफ हम डैन को देखते हैं, जिससे कि वोल्डवेगर वो पूछ रहा होता है आप अचानक ही जा कहाँ रहे हो जो आप इतनी जल्दी में हो। किंग ऑफ वॉर, क्या आप मेरी बातों को सुन भी रहे हैं। वो बताता है मैं माउंट हुआ जा रहा हूँ, जिस पर कि वोल्डवेगर कहता है माउंट हुआ। ऐसे समय में जब सारे लोग सो रहे हैं वो बताता है मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। सियान से माउंट हुआ की दूरी लगभग 98 मील है, अगर हम अपनी गति बढ़ा देते हैं तो हम एक दिन में वहाँ पहुँच सकते हैं। तो वोल्डवेगर कहता है यह चीज केवल आप पर लागू होती है, आपकी रफ्तार का मुकाबला करना हमारे लिए नामुमकिन है। और फिर
भी अगर मान लीजिए यह संभव भी हो जाता है, तभी हम हांसू के शिकार से लौटने से पहले जल्दी नहीं कर सकते। वहीं उन दोनों की बातों को सुनता हुआ हान सांग कहती है, मास्टर डैन, ऐसा लग रहा है कि ग्रेट एम्परर के बारे में सुनकर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या आपको सचमुच में लगता है कि यह वही आदमी गो यांग डाइग्योक है? तो वो बताता है, मैं अभी इसे लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकता। हालांकि इस दुनिया में उस व्यक्ति के अलावा कोई और है भी नहीं जो स्वॉर्ड डिसेंट को इतनी आसानी से मार सके। जो सुनता हुआ हान सांग अपने मन में कहती है, मैंने पहले कभी भी मास्टर डैन को इतने गुस्से में नहीं देखा। जबकि डैन वो सोच रहा होता है, निश्चित रूप से स्वॉर्ड डिसेंट को मारने वाला स्किल केवल उसी आदमी के पास है। अगर वही आदमी सारी घटनाओं का मास्टरमाइंड है तो मैं नूना को ढूंढ सकता हूँ। मुझे मेनलैंड पर आने के बाद मास्टर की डॉटर भी मिल गई और जियोक्सेन भी। अब केवल नूना को ढूंढना बाकी है। मुझे बस केवल एक दिन का इंतजार करना है अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। उसे ये सब सोचता हुआ इतने गुस्से में देख होल्डबैगर कहता है, प्लीज शांत हो जाइए। पहले आपको कंफर्म करना होगा कि अगर आप माउंट हुआ में जाते हो तो वह ग्रेट एम्परर कहलाने वाला आदमी वहीं पर है। जिस पर कि हान सांग कहती है, इस बात की बहुत ही ज्यादा संभावना है कि ग्रेट एम्परर पहले ही माउंट हुआ को छोड़कर जा चुका हो। और अगर यह सच है कि माउंट हुआ अगले 50 सालों के लिए बंद हो चुका है तो उनसे मिलना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो डैन उन लोगों को बोलता है, मैं इन सारी चीजों को जानता हूँ और फिर भी मुझे जितनी जल्दी हो सके माउंट हुआ में जाना है, चाहे फिर वो आदमी माउंट हुआ से पहले ही क्यों ना जा चुका हो। क्योंकि आखिरकार जो सुराग मुझे 10 सालों बाद मिले है उसे मैं जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ। उसी समय उन लोगों के बीच पूरे जंगल में पीपा की आवाज गूंजने लगती है, जिसे सुनता हुआ सभी को तकलीफ होने लगे थे। किंग ऑफ वार सहे वो कहता है, आखिर ये आवाज किस तरह की है? इस आवाज की वाइब्रेशन मेरे कोर के बहुत अंदर तक जा रही है। इंटरनल एनर्जी से भरी हुई ये आवाज पूरी जंगल में फैल रही है, लेकिन फिर भी मुझे किसी तरह की हॉस्टिलिटी या फिर मर्डरस इंटेंट महसूस नहीं हो रहा है। ये किस तरह की आवाज है? इसे ज्यादा देर तक सुनना खतरनाक होगा। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही पीछे मुड़कर कहने लगता है कि सभी लोग सावधान रहो, इस जंगल में कोई तो है। तो उसे दिखाई देता है कि उसके पीछे तो कोई है ही नहीं, बल्कि वो तो अकेला उस जगह पर खड़ा है। वो कहता है, सबके सब आखिर चले कहाँ गए? इतना बोलते हुए वो जब उन्हें ढूंढने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है तो उस धुन को बजाने वाला का उसे पता चल जाता है, जिससे कि वो कहता है, यह देखते हुए कि तुमने अपनी लोकेशन तक को नहीं छुपाया, लगता है कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। इसी के साथ वो घोस्ट डिमन के फैलाए हुए मिस्ट के अंदर जाते हुए उससे कहता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे सीधे पूछूंगा, बाकी लोग कहाँ है? तो घोस्ट डिमन उसे बताता है, मैं नहीं जानता बाकी लोग कहाँ है, मैं तो बस तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहता था, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। किंग ऑफ वार। तो डैन उससे पूछता है, क्या तुम ही हो इन सब के पीछे? तो वो बताता है, शायद मेरा नाम गोमुन जियोंग है, मैं दुनिया के 7 डीमनों में से एक हूँ। जो सुनता हुआ डैन उससे कहता है, अगर तुम दुनिया के 7 डीमनों में से एक हो तो इसका मतलब हुआ तुम 9 डार्क मैडनेस डीमन के साथ ही हुए। और ये देखते हुए कि तुमने डायरेक्ट इंटरवेन करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब क्या मैं मान लो नॉर्थ युआन ने ऑफिशियली रूप से गतिविधियां शुरू कर दिया है? तो घोस्ट डीमन उसे बताता है, मैं पास ही में एक मर्चेंट ग्रुप को तलाश करने जा रहा था, तभी संयोगवश मेरी मुलाकात आपसे हो गई। यह महज एक संयोग है। हालांकि तुमसे आप कहकर बात करना ये बहुत ही असहज है, क्योंकि हमारी उम्र लगभग एक जैसी है, इसलिए चलो मैं थोड़ा सा अनौपचारिक रूप से बात करूंगा। जिस पर कि डैन उससे कहता है, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि पहली बार मिले इंसान के साथ भी तुम फॉर्मल नहीं रहोगे? अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी थोड़ा सा अनौपचारिक रूप से तुमसे पूछूंगा, ग्रेट एम्परर क्या वह गो यांग डाइग्योक ही है? अगर हाँ तो वो कहाँ पर है अभी इस समय? वो बताता है, मैं जानता तो हूँ वो कहाँ पर है, लेकिन मेरे पास कोई कारण ही नहीं है तुम्हें इसके बारे में बताने के लिए। तो डैन उसकी तरफ अपनी उंगली को करते हुए कहता है, नहीं तुम्हारे पास कारण है मुझे उसके बारे में बताने के लिए। उसे इस तरह करता हुआ देख घोस्ट डिमन वो स्माइल करते हुए कहता है, सीरियसली तुम्हारी पर्सनालिटी तो बहुत ही घटिया है। इसी के साथ वो जैसे ही अपने पिपा को बचाता है तो वो एकदम से डैन के सामने से गायब होकर उसके पीछे जाकर उससे कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने केवल इसलिए मुझ पर हमला कर दिया क्योंकि मैंने तुम्हारे मन चाहे जवाब को नहीं दिया, जबकि मैं तो इस पर थोड़ा सा और बात करना चाहता था। वो इसकी इतने फास्ट मूवमेंट को देखता हुआ किंग ऑफ वार अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर वो मेरे पीछे कब चला गया? वहीं घोस्ट डिमन वो बोल रहा होता है, चाहे फिर नॉर्थ
युआन के हो या फिर मेनलैंड के, तुम्हें नहीं लगता पुरानी कहानियाँ बोरिंग होती है? अगर हाँ तुम्हें भी ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी कहानी को मजेदार बनाऊंगा। वैसे तुमने अभी अभी जो घटिया हमला किया था वो क्या था? क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम्हारे एक टेक्निक से ही मेरे जैसे किसी को वश में कर पाओगे? बेशक मैं जानता हूँ तुम्हारा किया हुआ वो काम मुझे अपमान करने के इरादे से नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, जिसके बदौलत जिस पल तुमने जियांगो में प्रवेश किया उसी पल से घमंडी और आत्मविश्वासी बने काम किया। तुम्हारा यह विश्वास कि तुम अपने दुश्मन के चाल में नहीं फंसोगे यह बहुत बुरा है। अगर तुम जरा सा भी सावधान रहते तो आज मेरे जाल में नहीं फंसते। तुम्हारा विश्वास ही मेरे इस छोटे से जाल में तुम्हें फंसा दिया। यह एक ऐसी गलती है जो हर एक मार्शल मास्टर करते ही हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि किंग ऑफ वार तुम भी इसमें फंस जाओगे, जिस पर कि ग्रेट एम्परर भी अपनी निगाहें गराए हुए हैं। तुम तो बहुत ही निचले लेवल के निकले। हमें पता चलता है घोस्ट डिमन बातों ही बातों में डैन को जिस जाल में फंसाया होता है उसका नाम होता है ग्रेट एरो ऑफ 10,000 फैंटम फॉर्म। इसी जाल में उसने बाकी के लोगों को भी फंसाया होता है। वह डैन को देखते हुए आगे कहता है, पर चलो कोई बात नहीं, अब चूंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम बातचीत करना नहीं चाहते हो तो मुझे बताओ तुम्हारे ऊपर कौन सी कहानी बिल्कुल फिट बैठेगी? क्या यह सही होगा तुम्हारे भीतर दबी हुई अधूरी इच्छाओं की कहानी, जिसमें कि होगा तुमसे तुम्हारे मास्टर की डॉटर को किसी ने चुरा लिया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए? वैसे इसका चेहरा तो है बहुत खूबसूरत, आखिर इसकी आवाज कैसी होगी? निश्चित रूप से तुम इसके शरीर को लेकर उत्सुक होगे, क्योंकि अंततः हर किसी को सुंदरता को लेकर अलग अलग विचार होते हैं। या तुमने कभी ऐसी चीज को लेकर ना जानने का नाटक किया है जिसको बोलना बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होता है? मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ पहली बार जब तुमने इसकी सुंदरता को देखा होगा तो तुम दंग रह गए होगे, क्योंकि ये है ही विश्व सुंदरी। मुझे बताओ आखिर तुम्हारे मन में इसे लेकर क्या चलता है? हम देखते हैं हान संग उसके इल्यूजन में फंसा हुआ और उसकी बातों को सुनता हुआ डैन से पूछती है, प्लीज मुझे बताइए आपके दिमाग में मुझे लेकर क्या है? डैन साहब क्या सच में तुम मुझे प्यार करते हो? जो सुनता हुआ डैन कहता है, क्या प्यार? मुझे आपको लेकर इस तरह की कोई भी फीलिंग नहीं है। जिस पर कि वो कहती है, क्या सच में? अब तो ये और भी ज्यादा संदिग्ध हो गया है, क्योंकि आप इसे बोलते समय बहुत घबराए हुए लग रहे हो। अगर आप मुझे प्यार नहीं करते हो तो आप इतनी दूर गर्जियों से मुझे ढूंढने क्यों आए? डैन बताता है, मैंने बस वही किया जो मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था। तो हान संग बोलती है, शायद आपको ऐसा लगता हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। उस दिन जब मैं पहली बार आपसे मिली थी तब मैं सचमुच में बहुत ही ज्यादा खुश थी। मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे ढूंढा, जिससे कि बिना याददाश्त को छोड़ दिया गया था। ये सब बोलता हुआ वो जब उसे टच करने की कोशिश करने लगती है और भी ज्यादा घबराते हुए उससे कहता है, लेरी हान आप ये क्या कर रही हो? वो बताती है, मेरे मन में तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा फीलिंग है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं जेड फ्लावर ग्रुप को क्यों ही छोड़ दे और तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए तुम्हें क्यों ही फॉलो करते? वैसे भी मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा क्या तुम भूल गए हो, मैंने तो तुम्हें हार्ट डिमन के द्वारा निकले जाने से बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी थी। अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं होता तो क्या मैं ऐसा कभी करती? डैन जिस पर कहता है, फिर भी ये बहुत ही अचानक है। तो वो बताती है, यार हमेशा अचानक ही होता है। अगर तुम चाहते हो मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूं। ये सब बोलता हुआ वो और भी ज्यादा डैन के पास जाने लगे थे। वहीं उन दोनों के बीच खड़ा घोस्ट डेमन उनके मजे लेता हुआ कहता है, किंग ऑफ वार जैसे टॉप लेवल के ओवर पावर मार्शल आर्टिस्ट को हराना बिल्कुल ही पागलपन के जैसा है, लेकिन चूंकि मैं दुनिया के 7 डीमनों में से एक हूँ तो मुझे किसी भी हालत में तुम्हारे जैसे हस्ती के साथ लड़कर तुम्हें हराना होगा। सौभाग्य से मार्शल आर्टिस्ट को हराने के लिए केवल ताकत की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि किंग ऑफ वार तुम्हारे जैसे लोग जो कम उम्र में पूर्ण मार्शल मास्टर बन जाते हैं में कुछ बातें समान होती है। सबसे पहले कम उम्र में एब्सोल्यूट मार्शल मास्टर बनने वाले तुम्हारे जैसे लोग पूरी तरह से मार्शल आर्ट में खुद को समर्पित कर देते हैं और अचानक से ही होने वाले घटनाओं और उत्तेजनाओं से संवेदनशील बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी छिपी हुई वासनाओं को जगाना उन्हें खुद को खत्म करने की ओर ले जाते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो ऐसे एब्सोल्यूट मार्शल मास्टर जो आकाश तक को चीर सकते हैं और पृथ्वी तक को उलट सकते हैं, वे अक्सर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते और एनर्जी डेविएशन में चले जाते हैं। इसीलिए अब तुम जल्दी खुद को खत्म कर लोगे। मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे केवल उन कमीनों को निपटाना है। ये सब बोलता हुआ वो जब ओल्ड बैगर के पास जाता है तो वो देखता है बुढ़ऊ तो अलग ही ख्याली पकाव में बिजी था, जिसे देखता हुआ वो एक अजीब से रिएक्शन के साथ कहता है, अरे यार कितना ठरकी बुढ़ऊ है। यह बुढ़ऊ भी अपनी इच्छाओं से ही कुचला चाहेगा, तो चलो इसे भी अकेले ही छोड़ देते हैं। अब अगला वाला। ये सब बोलता हुआ वह जब जैक्सन के पास जाता है तो उसे देखते हुए वह अपने मन में
सोच रहा होता है, भाई इसकी मुझे समझ क्यों नहीं आ रही है कि आखिर वह किस तरह के इल्यूजन में फंसा हुआ है, क्योंकि उसके पास तो कोई सोच ही नहीं है जिसे मैं पढ़ सकूं। आमतौर पर ऐसे मामले में ऐसे लोगों को बेवकूफ या फिर मूर्ख कहा जाता है। इसी के साथ वो उसे भी अकेले ही छोड़कर हानसंग के पास जाते हुए कहता है, सबसे जरूरी किंग ऑफ वार से पीछा छुड़वाना था, लेकिन दरअसल जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा उत्सुक हूँ वो तुम हो, आइस ब्लॉसम हानसंग, मेरे ब्यूटीफुल गॉडेस। जैसा कि आशा थी, गर्जियो का हर एक वोमेन स्पेशल होती है। मिंग और नॉर्थ युआन के वोमेनों की तुलना में इनकी बात ही अलग होती है। या यही कारण है कि ग्रेट एम्परर को कंक्यूबाइन इतना पसंद आई है। ये सब बोलता हुआ वो हानसंग से कहता है, क्या तुम जानते हो, भले ही मैं तुम्हारा इस्तेमाल केवल किंग ऑफ वार की वासना को जगाने के लिए किया हो, और मुझे सच में इससे बहुत ही ज्यादा जलन हुई, इतना कि तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए मैं पागल हो रहा था। इसी के साथ वो जब हानसंग के मन के बातों को देखता है तो वो कहता है, क्या तुम भी किंग ऑफ वार की केयर करती हो? यह कितना मजाकिया है, जब तुम दोनों ही एक दूसरे की इतनी परवाह करते हो तो अपनी भावनाओं को छुपाते क्यों हो? सचमुच में तुम दोनों मूर्ख हो, बहुत ही बड़े बेवकूफों की तरह। पर चलो, मुझे तो एक वोमेन मिल गए। अगर तुम अपने प्यार को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हो तो वह प्यार नहीं होता, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनगिनत से लोग हैं जो कभी भी अपने प्यार के बारे में बोल नहीं पाते, न ही अपनी फीलिंग को कभी एक्सप्रेस कर पाते हैं, जिस वजह से वो अपने प्यार को पाने से बस एक कदम दूर रह जाते हैं। लेकिन मैं अलग हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो वोमेन को मेरे जितना अच्छी तरह से जानता हो, और न ही कि प्यार करना जितना कि मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारे जैसे प्योर वोमेन को स्पेशली दूंगा, ऐसा सुख और आनंद जिसको पाने की हिम्मत दुनिया में कोई और दूसरी वोमेन नहीं कर सकती, और न ही उसके बारे में कल्पना में भी सोच सकती है, चाहे फिर वह मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से। ये सब बोलता हुआ वो ये भी भूल चुका था कि जियोक्सन वह उसकी इल्यूजन से बाहर निकल गया होता है। वह हानसंग को लेकर इतना पागल हो गया था कि वो पूरी तरह से उसमें नील उसे कंट्रोल में करने की कोशिश करते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम मेरी भावनाओं को समझ पा रही हो? बस एक किस और तुम पूरे जीवन के लिए मेरी हो जाओगे। हम देखते हैं जैसे ही वो अपने अंदर से एक कीड़े को बाहर निकाल कर हानसंग के अंदर डालने की कोशिश करने लगता है। उसी समय उसके पीछे से जियोक्सन आकर उसे रोकते हुए कहता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ऐसा वो बार बार दोहरा रहा था, जिसे सुनता हुआ घोस्ट डीमन बोल ही रहा होता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, बेवकूफ कमीने कहीं के। ये सब बोलता हुआ अचानक उसे कुछ समझ आता है तो वो अपने मन में कहता है, नहीं रुको, उससे भी अधिक। आखिर वो ग्रेट एरो 10,000 फैंटम फॉर्म से बाहर निकला कैसे? और तभी जियोक्सन उसे भयंकर रूप से एक हिट देते हुए कहता है, मैं मूर्ख नहीं हूँ, सायो ने कहा था मैं जियोक्सन हूँ। इसी के साथ वो खतरनाक रूप में भयंकर तरीके से एक चीख को मारता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं घोस्ट डीमन जबरदस्त तरीके से हवा में उड़ता हुआ पीछे एक माउंटेन से जाकर टकराता है, जो कितना खतरनाक था कि उसकी हालत एक ही बार में बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए कहता है, क्या मेरी याददाश्त में कोई दिक्कत आ गई है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि ये चोट मुझे कब लगी? मतलब कि जियोक्सन का पंच इतना तेज था कि वो ना उसे देख पाया और ना ही उसे समझ आया कि वो कब पीछे उड़ता हुआ पहाड़ से टकराया। जबकि इधर हम देख पाते हैं जियोक्सन ये बोलता हुआ कि मेरा नाम जियोक्सन है, अपनी भयंकर रूप में येलो ड्रैगन सुप्रीम क्यूआई को बाहर निकाल रहा होता है। साथ ही इतनी बड़ी चीख मारता है कि हम देख पाते हैं, और इसके साथ ही सभी अपने होश में आ जाते हैं। सबके कानों में जो घोस्ट डीमन छोटे से कीड़े को डाला था वो सब के सब जियोक्सन की चीख के चलते मारे जाते हैं एक ही पल में। डैन उस कीड़े को देखते हुए कहता है, अब सिचुएशन समझ में आए, या इसकी वजह से हम सभी इल्यूजन में थे, लेकिन आखिरकार ये चीज मेरे कानों में आई कब? ये सब बोलता हुआ वो याद करता है तो उसे समझ आता है कि ये चीज तभी उसके कानों के अंदर गई थी जब उसे अचानक से ही सर दर्द जैसा महसूस होने लगा था। वो कहता है, मैं पहले इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यह चीज मेरे अंदर से हमला कर रही थी, और अब तुम्हारे जैसे तुच्छ आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ करने के? खुद को तैयार कर लो, मैं तुम्हें नर्क से भी ज्यादा दर्द दूंगा, जो इतना भयानक होगा कि मौत भी उसके सामने छोटी लगेगी। ऐसा बोलता हुआ वो जैसे ही घोस्ट डीमन की ओर गुस्से में जाने लगता है तो उसे रोकते हुए हानसंग आगे जाते हुए कहती है, रुक जाइए मास्टर डैन, उस आदमी को मुझ पर छोड़ दीजिए। जिस पर कि डैन जब कुछ बोलने की कोशिश करने लगता है तो वह उसे बताती है, पिछले 10 सालों से मैं अपनी याददाश्त को लेकर पीड़ित थी, इसीलिए मुझे ना तो
दूसरों की यादों और दिमागों का शोषण करना और न ही दूसरों के द्वारा मेरे दिमाग का शोषण किए जाना पसंद है। मुझे खासकर ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं जो जादू से दूसरों के दिमागों के अंदर उनकी यादों से हेर फेर करते हैं। मैं उसे तरपा तरपा कर मारूंगी। हालांकि वो कुछ कर पाती तभी उनके पीछे से जैक्सन आगे आते हुए कहता है, नहीं वो मेरा है। ये सब बोलता हुआ वो अपनी टूटी फूटी आवाजों में कहता है, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, मैं साहिल को प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनता हुआ डैन उसे देखते हुए उसे पुराने जैक्सन की याद आ रही थी जो किसी तरह उसे हमेशा बचाया करता था। वो सोचता है कि अभी भी उसे सारी चीजें याद है। उसे इसमें वॉलबैगर उससे बोलता है, किंग ऑफ वार क्या ये ठीक रहेगा? मुझे पता है आपका दोस्त स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसका ओपोनेंट नॉर्थ युआन का एलाइट मार्शल आर्टिस्ट है। तो डैन उसे बताता है, एल्डर हॉन्ग क्या आप जानते हैं वह आदमी उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया है। तब से लेकर अब तक वह मुझसे हमेशा से ताकतवर था और उसने मुझे हमेशा बचाया है, इसीलिए चिंता मत करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अगर यह जैक्सन है तो मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। जो सुनता हुआ घोस्ट डेमन उससे कहता है, तो हरामखोर कहीं के बकवास करना बंद कर। बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं देखता हूँ आखिर कौन किसे मारता है और कौन किसे प्रोटेक्ट करता है। तुम्हें उस पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है ना? मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा क्योंकि तुझे पता है किंग ऑफ वार जो कीड़ा तेरे साथ तेरे सभी लोगों के अंदर था उसे मैंने अपनी बॉडी के अंदर पाला है जिससे कि मैं तुम सभी का मूवमेंट कंट्रोल कर सकता हूँ। हालांकि तभी वो एक था लेकिन अब चूंकि मुझे पता चल चुका है कि एक कीड़ा अल्टीमेट मार्शल आर्टिस्ट के साथ खेलने के लिए काफी नहीं है, तो अब मैं इनकी संख्या को और भी कई गुना बढ़ा दूंगा। देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो तुम इन्हें पहले के जैसे रोक सकते हो। हम देखते हैं उसकी बॉडी गुब्बारे की तरफ फूलने लगे थे और देखते ही देखते एक नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में और इसकी बॉडी को फाड़ता हुआ मच्छर बाहर निकल रहे थे जो कि देखते ही देखते कई गुना हजारों की संख्या में हो गए थे। वो कहता है, देखो ये है मेरी ग्रेट एरिया ऑफ 10,000 फैंटम फॉर्म ओपनिंग एरिया। मैं देखता हूँ अब तुम इन्हें कैसे रोकते हो। इतने सारे मच्छरों को अपनी तरफ आता हुआ देख जैक्सन अपने गोल्डन की से भरी मुट्ठी को इतनी जोरदार तरीके से मारता है कि हम देख पाते हैं उसके शॉक वेव से ही वे सारे के सारे मच्छर उन सब के एक ही बार में चितरे उड़ चुके होते हैं। साथ ही उस फिस्ट की एनर्जी इतनी भयंकर थी कि हम देख पाते हैं उन मच्छरों के साथ ही घोस्ट डीमन भी फिर एक बार अपने पीछे वाले दीवार पर जाकर चिपक चुका था। जैसे कि लोग मच्छरों को दीवार पर मारते हैं, घोस्ट डीमन किसी तरह खुद को संभालते हुए दीवार से खुद को उतारते हुए सोचता है, धत्तेरेक है, क्या इसका कोई मतलब भी बनता है या फिर ये कोई सेंस भी बनाता है? केवल एक बार नहीं बल्कि दो बार। इतना ही नहीं उसने यह बस अपनी मुट्ठी से किया। मैं इतना हैरान हूँ कि अब मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। मैं उनसे हल्के फुल्के ढंग से निपट कर यहाँ से चले जाने की प्लानिंग बना रहा था लेकिन देखो अंत में यह बात कितनी बिगड़ गई। यह सब केवल इस मूर्ख की वजह से हुआ है। लगता है अब मेरे पास अपनी जान को जोखिम में डालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यह सब सोचता हुआ वो अपने टूटे हुए पीपा की डंडी को उससे अलग करके जैक्सन से कहता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे अपना फैंटम स्वॉर्ड इस तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी किंग ऑफ वार के खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे मूर्ख के खिलाफ। ये सब बोलता हुआ जैक्सन जैसे ही अपने फिस्ट के साथ दोबारा उसके पास आता है तो वो अपना टेक्निक इस्तेमाल करता है, फैंटम सोल स्लेयर, जो इतना पावरफुल होता है कि जैक्सन को भी दर्द होता है। यहाँ तक कि उसकी बॉडी पर एक छोटा सा कट भी आ चुका था। वही घोस्ट डीमन उससे दूरी को बनाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था तुमने मुझे हरा दिया केवल मेरे ग्रेट एरिया ऑफ 10,000 फैंटम फॉर्म को डिस्ट्रॉय करके? आखिर तुम सोचते क्या हो मैं कौन हूँ? मैं घोस्ट डीमन एम्परर गो मुनजियांग हूँ। हमें पता चलता है कि वो बहुत ही आसानी के साथ जैक्सन का मजाक उड़ाते हुए उसके सारे ही हमलों को डॉज कर रहा था और अपने फैंटम डीमन स्वॉर्ड के साथ उसे नुकसान भी पहुंचाता हुआ जा रहा होता है। साथ ही अपनी प्रशंसा और अपनी शक्तियों के बारे में बताते हुए कह रहा होता है कि मैं इस स्वॉर्ड को जैसा चाहूँ वैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसीलिए ग्रेट एम्परर ने मुझे दयावश घोस्ट डीमन एम्परर का पोजीशन दिया। इसके अलावा फैंटम डीमन स्वॉर्ड के बनाने की सामग्री एक पौराणिक क्रिस्टल है जो 3 किलोमीटर धरती के अंदर गुफा में मिलती है, लेकिन यह 10,000 सालों में केवल एक बार ही पिंड का फॉर्म लेता है। आमतौर पर तो यह लाल होता है लेकिन इसकी प्रक्रिया के आधार पर यह 5 अलग अलग रंग उत्सर्जित कर सकता है और अगर तुम उन 5 रंगों वाले क्रिस्टल को प्रोसेस करके इन मटेरियल में बदल दो तो वह एक पारदर्शी स्वॉर्ड बन जाएगी जिसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। यह एक ऐसी चीज है जिसे दुर्लभ और असाधारण माना जाता है क्योंकि यह कागज जितनी पतली होने के बावजूद भी अभी टूटती नहीं है। फैंटम डीमन स्वॉर्ड एक्सट्रीम शार्पनेस के साथ अगर मैं इसमें बॉडी मूवमेंट टेक्निक को मिला दूं तो यह मुझे प्रेतों की तरह गति देता है। सिर्फ पैरों की उंगलियों के टिप को हिलाने मात्र से ही। हम देखते हैं ये सब बोलता हुआ वो अपने फैंटम स्वॉर्ड के साथ मिलकर एक नई टेक्निक को जो क्रिएट किया था उसका नाम होता है फैंटम फॉर्मलेस
ट्रेस। वो कहता है ऐसी टेक्निक के साथ कोई भी ऐसा ओपोनेंट नहीं है जिसे मैं हरा नहीं सकता। ये सब बोलता हुआ वह जब जैक्सन के सामने से लाइट की स्पीड से गायब हो जाता है तो उसे देखते हुए वॉल्डबर्गर कहता है, अरे बाप रे, क्या यह दोबारा किसी तरह का इल्यूजन है या फिर सचमुच में वह किसी प्रेत की तरह गायब हो गया। डैन बताता है यह ना तो कोई इल्यूजन है और ना ही वो कोई प्रेत है, बस वो बाकी लोगों से थोड़ा सा ज्यादा तेज है। हालांकि जरा सा भी निशान को ना छोड़ना एक ऐसी अलौकिक अवस्था है जिसका अनुभव केवल कुछ ही अल्टीमेट मार्शल आर्टिस्ट कर पाते हैं। जो सुनता हुआ वॉल्डबर्गर कहता है, क्या दुनिया के 7 डीमन सबके सब ऐसे ही होंगे जो अलौकिक अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। जिसे देख नहीं सकते उसे पकड़ेंगे कैसे? क्या ऐसी सिचुएशन में आपका दोस्त उसे संभाल सकता है? ये सब बोलता हुआ वो पीछे मुड़कर जब जैक्सन की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखता है घोस्ट डीमन अपने स्पीड के बदौलत बहुत ही बुरी तरह से जैक्सन के सभी अटैकों को डॉज करता हुआ उस पर लगातार अपने शॉट के साथ हमला किए जा रहा होता है, जबकि जैक्सन उसे छू भी नहीं पा रहा था। जिसे देखता हुआ वो कहता है, किंग ऑफ वॉर उस पर एक तरफा हमला हो रहा है, या वह ठीक रहेगा? जिसका की जवाब डैन कुछ भी नहीं देता। वहीं घोस्ट डीमन जैक्सन को इतना बेबस देख हंसते हुए बोल रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हवा में ही अपने मुक्के मार रहे हो, नहीं तुम इसी तरह थक के मेरे मारने से पहले ही ना मर जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ वॉल्डबर्गर फिर से कहता है, भले ही आपका दोस्त कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता है कि वो इतने तेज हमले को ज्यादा समय तक संभाल पाएगा। दूसरी तरफ घोस्ट डीमन जैक्सन को जब अपनी आखिरी अटैक के साथ उसे खत्म करने के लिए जाते हुए कह रहा होता है कि मेरी मार्शल आर्ट भूतों की मार्शल आर्ट है, दुनिया की कोई भी मार्शल आर्ट इसे रोक नहीं सकती मेरे इनविंसिबल फैंटम डीमन स्वॉर्ड के साथ। अभी डैन वॉल्डबर्गर की बातों को सुनता हुआ कहता है, बस जैक्सन पर भरोसा रखिए। हम देखते हैं उसको इतना बोलते ही फैंटम स्वॉर्ड जब जैक्सन के पास ये कहते हुए पहुंचता है कि मैं तुम्हें टुकड़ों में अलग कर दूंगा, उसी समय जैक्सन उसके सर को ही अपने पंजों से पकड़ लेता है और उसे बीच हवा में ही रोक दिया था। जिसे देखता हुआ वॉल्डबर्गर शॉक होते हुए कहता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? वह कैसे ऐसे आदमी को पकड़ सकता है जो दिखाई भी नहीं दे रहा था? तो डैन उसे बताता है, भले ही उस आदमी को देखा नहीं जा सकता था लेकिन उसकी आवाज को तो सुना जा सकता था। वह इधर उधर जाते समय बहुत ही ज्यादा बोलता है, जिसकी वजह से उसके लोकेशन को पता लगाना बेहद ही ज्यादा आसान है। रही बात फैंटम डीमन स्वॉर्ड की, तो दिखाई ना देने की वजह से उसके आकार और लंबाई का प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन क्योंकि वो पीपा के अंदर छिपा हुआ था तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह उस पीपा से बड़ा नहीं हो सकता। यह 80 सेंटीमीटर से कम ही होनी चाहिए और चौड़ाई लगभग 9 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वो जैक्सन से बच पाता। हम देखते हैं जैक्सन जब उसके सर को पकड़ा हुआ उससे अपनी टूटी फूटी आवाज में बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे गर्दन को निशाना बना रहे थे? तो फैंटम स्वॉर्ड वो बोलता है, हम इन्हें कहेंगे, अब मैं महसूस कर सकता हूँ तुम मूर्ख नहीं हो, लेकिन अब जब तुमने मुझे पकड़ लिया है तो तुम शायद अपनी गर्दन को बचा पाओ लेकिन अपनी हाथों को नहीं। मैं तुम्हारे जब हर एक बॉडी पार्ट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तब तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने आखिरकार क्यों पहली बार जब मुझे पकड़ा था तो उसी समय क्यों नहीं मार दिया। इसी के साथ वो अपने फैंटम सोल स्लेयर के साथ दोबारा जैक्सन के हाथों को उसके बॉडी से अलग करने के लिए हमला करता है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसने जैक्सन के हाथों को उसके बॉडी से अलग कर दिया है, जिसके चलते वो खुशी में कह रहा होता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि दर्द के मारे तुम चीख भी नहीं मार पा रहे हो। और थोड़े ही समय बाद उसे एहसास हो जाता है कि उसके हमले से जैक्सन को कुछ भी नहीं हुआ होता है, बल्कि उल्टा उसकी फैंटम स्वॉर्ड ही टूट गई थी। डैन जिसे देखते हुए सोचता है, जैक्सन की बॉडी नहीं कटी बल्कि फैंटम डीमन स्वॉर्ड ही टूट गई, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लामा ने कहा था। हम देखते हैं उस समय जब डैन ने जैक्सन के मार्शल आर्ट को लेकर लामा से पूछते हुए कहा था आखिर उसने किस तरह की मार्शल आर्ट को सीखा है जो लगभग इनविंसिबल हेल्थ रिवाइवल कॉर्प्स को भी पार करता है। यहाँ तक कि उस समय के दौरान भी मैं जैक्सन की बॉडी के चारों तरफ एक पावरफुल गोल्डन क्यूआई को फैलते हुए देखा था जब वह 23 स्वॉर्ड का सामना कर रहा था। मुझे नहीं लगता है कि वह कोई साधारण गोल्डन क्यूआई है। लामा बताता है जैक्सन की बॉडी को जो पावरफुल क्यूआई कवर कर दी है वह येलो ड्रैगन का सुप्रीम क्यूआई है, जो कि गोल्डन सेक्ट का मेन ब्रांच पोर्टोला पैलेस के एक सीक्रेट मार्शल आर्ट है। मेरे द्वारा फॉरबिडन रिजरेक्शन सोल टेक्निक का इस्तेमाल
इस्तेमाल करने के चलते वो भले ही कोरे कागज की तरह हो गया है, लेकिन शायद मार्शल आर्ट में असाधारण प्रतिभा के कारण उसने हमारे साइड की येलो ड्रैगन सुप्रीम क्यूआई को अविश्वसनीय रफ्तार से, जैसे रुई जितनी जल्दी पानी को सोखती है वैसे ही उसने मास्टर कर लिया। येलो ड्रैगन की सुप्रीम क्यूआई ओरिजिनली पावर रखती है इविल और डीमनों को डिस्ट्रॉय करने की। अगर जियोक्सन के जन्मजात टैलेंट और मजबूत शारीरिक बनावट के साथ येलो ड्रैगन की सुप्रीम क्यूआई को मिला दिया जाए तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे हरा सकता है। हम देखते हैं डैन जब लामा की सारी बातों को याद करता हुआ जियोक्सन को देख रहा होता है, उसी समय घोस्ट डीमन उसके हाथों से बुरी तरह से मार खाते हुए सोच रहा होता है, मेरे फैंटम डीमन स्वर्ण जिसको कि खरोच तक नहीं पहुंचा पाया था वो केवल ग्रेट एम्परर था और ये आदमी बिल्कुल भी नहीं। या इसका मतलब वो ग्रेट एम्परर के लेवल के बराबर है। हम देखते हैं जियोक्सन उसे काफी ही देर तक बहुत ही बुरी तरह से धोता है। बाद में जब घोस्ट डीमन अपनी बदहवास अवस्था में बोल रहा होता है क्या सचमुच में मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे तो लगा था मैं कब का मर गया। तो उसके पास डैन आकर कहता है तुम्हारे लिए एक सवाल है, इसीलिए मैंने तुम्हारी मौत को कुछ समय के लिए टाल दिया। मुझे बताओ क्या ग्रेट एम्परर डायगियोक ही है और क्या उसके साथ कोई वोवेन है जो 10 सालों पहले गॉर्जियो से आई थी। जो सुनता हुआ घोस्ट डीमन उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है क्या वह कंक्यूबाइन के बारे में बात कर रहा है और क्या किंग ऑफ वॉर भी गॉर्जियो से है, बिल्कुल कंक्यूबाइन की तरह। लगता है मैं सारी चीजें समझ गया हूँ। ये सब सोचता हुआ वो डैन से कहता है किंग ऑफ वॉर चलो एक सौदा करते हैं, सबसे पहले मेरी जान बख्श दो। अगर तुम मुझे जीने दोगे तो मैं उस महिला के बारे में तुम्हें बता दूंगा जिसकी तलाश तुम कर रहे हो। इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी डैन उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है सौदा गलतफहमी मत पालो, अंत में तुम्हारी मौत निश्चित रूप से होगी। हालांकि जो मैं पूछ रहा हूँ अगर तुम उसके जवाब देते हो तो मैं तुम्हारे दर्द को दूर कर दूंगा। जिस पर घोस्ट डीमन खुद को ब्लास्ट करते हुए कहता है बिल्कुल मैं यही सुनना चाहता था। याद रखना किंग ऑफ वॉर सारी चीजें मेरे हिसाब से जा रही है। उसे ऐसा करता हुआ और उसकी बातों को सुन डैन वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही घोस्ट डीमन कहता है तुम्हारे जवाब की वजह से वह और उसका बेटा एक ऐसी नदी को पार कर चुके हैं जहां से वे वापस नहीं लौट सकते। उसके और उसके बेटे की मौत का कारण केवल तुम ही हो। वे तुम्हारी गलती से ही मरेंगे। आज के तुम अपने फैसले की वजह से पूरे जीवन भर पछताओगे। ऐसा बोलता हुआ वो जब खुद को ब्लास्ट कर रहा होता है तो डैन जब नूना के बारे में सोचते हुए कहता है क्या उसका बेटा है। तो घोस्ट डीमन वो मरते हुए उसे बताता है तुमने बिल्कुल सही कहा, कंक्यूबाइन ने एक बेटे को जन्म दिया है, एक ऐसे बच्चे के जिसने की युआन के इंपीरियल फैमिली के लाइनेज को इनहेरिट किया है जिसे तुम लोग इतना कोसते और नफरत करते हो। यदि तुम उसे बचाने के लिए माउंट हुआ जाते हो तो उसका बेटा मर जाएगा, लेकिन अगर तुम उसके बेटे को ढूंढने जाते हो तो तुम उसे खो दोगे। जिस पर कि डैन जब उससे कहता है तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है, जरा ठीक से कहो। तो घोस्ट डीमन उसे बताता है क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है और अब कोई फायदा नहीं है। अब जबकि मैं मरने ही वाला हूँ तो मुझे तुम्हें सब कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं डैन उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश करता है पर वो नाकामयाब हो जाता है, जिसके चलते वो काफी दूर चला गया था। वो कहता है अब बहुत ही देर हो गई, मैं उसे काबू में नहीं कर सकता। तेरे के मैं घोस्ट डीमन वो मरते हुए चिल्ला रहा होता है कंक्यूबाइन का बेटा मरेगा और उसकी मौत का जिम्मेदार केवल तुम होगे। ये सारी गलती तुम्हारी है किंग ऑफ वॉर। आज के तुम्हारे अपने फैसले को लेकर जीवन भर तुम्हें पछताना होगा। ये सब बोलता हुआ ब्लडी एक्सप्लोजन ऑफ हेवनली डिमोनिक टेक्निक की सहायता से वो खुद को वहीं पर ब्लास्ट कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिस्ट डीमन और उसके साथ वाला बंदा घोस्ट डीमन को खुद को ब्लास्ट करता हुआ दूर से देख रहा था। वो कहता है लगता है कि हमने बहुत ही देर कर दिया, ये कितना बकवास सी चीज है। अगर उसे आदेशों का अवहेलना करके अपनी मर्जी से कहीं पर जाना ही था तो उसे किसी गिनसांग हाउस में जाकर महिलाओं के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए थे, ना कि किंग ऑफ वॉर से पंगा लेना था जो कि हमारे प्लानिंग का हिस्सा था भी नहीं। वह वाकई में विकृत मानसिकता वाला और मूर्ख व्यक्ति था। वह हमेशा बेकार का काम ही करता था, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल भी इंसान नहीं था जिसकी मौत इस तरह होनी चाहिए। तो अब मैं इन सबको कैसे साफ करूं? भले ही वो कमीना गुमुनचिया मरने लायक ही हो, लेकिन वह दुनिया के 7 डीमनों में से एक था जिसकी पोजीशन ग्रेट एम्परर ने उसे खुद दी थी। ग्रेट एम्परर ने कहा था किंग ऑफ वॉर को ना छूने के लिए उसे वो खुद निपटाएंगे, इसीलिए हम उसे तो नहीं छू सकते, पर मैं किंग ऑफ वॉर के साथ देने वाले सभी का सर काट दूंगा जिससे कि मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दे सकूं। हम देखते हैं उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ उसके साथ वाला बंदा उसके कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए उसे रोकता है तो वो कहता है मेरे रास्ते में मत आओ। दुनिया
के साथ डिमनों के नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। खून का बदला खून होता है, यही ब्लैक ब्लड कासल का पहला नियम है, जिस पर कि वह गूंगा बंदा अपनी टूटी फूटी आवाज में उससे कहता है, आखिर तुम बोल क्या रहे हो? ग्रेट एम्परर का आदेश सबसे जरूरी है, जो कि ब्लैक ब्लड कासल के आयरन रूल से भी ज्यादा कठोर है। हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ बीस्ट डीमन बेबस होते हुए अपने मन में कहता है, ग्रेट एम्परर का एग्जिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक ब्लड कासल है। यह आदमी जो ठीक से बोल भी नहीं सकता, उसने बिल्कुल सही बात कहा है। ये सब सोचता हुआ वह उस गूंगे बंदे से कहता है, हम सुझाव के लिए रवाना होंगे और वहाँ पहुंचकर ग्रेट एम्परर के आदेशों को ग्रेट वुल्फ को देंगे। रही बात गु मुनचियोंग के बदले की, तो मुझे इसका अफसोस रहेगा। इतना बोलकर वह गूंगे बंदे के साथ सुझाव के लिए निकल चुका था। वहीं इधर हम देख पाते हैं अपने सामने घोस्ट डिमन को इस तरह फटता हुआ देख डैन सोच रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। आखिर क्या चीज थी जो उसे खुद को मारने तक घसीट कर ले गया? ये सब बोलते हुए वो उस जगह को देखता है जहाँ पर घोस्ट डिमन था, तो वहाँ पर उसकी बॉडी की जगह पर अब केवल ब्लैक ब्लड थे, जिसको देखता हुआ डैन कहता है, क्या इसी वजह से वे लोग खुद को ब्लैक ब्लड कहते हैं? ये सब बोलता हुआ वह घोस्ट डिमन के कहे गए नूना के बेटे के बारे में याद करते हुए जब अपने दिमाग पर जोर डालता है, तो उसे समझ आता है नूना का बेटा लगभग 10 साल का होना चाहिए। साथ ही वो खुद को भी समझाता है कि जितने लंबे समय तक नूना उससे दूर रहे, उस समय को देखते हुए ऐसी घटना का होना संभव हो सकता है, पर ये थोड़ा सा उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। ये सब बोलता हुआ उसे अचानक ही जियोक्सन और हानसांग का याद आता है। वो तुरंत ही घबराते हुए डर में जब पीछे मुड़कर देखता है उन दोनों को आवाज लगाते हुए, तो वो दोनों बिल्कुल ही ठीक थे। जियोक्सन ने अपने येलो ड्रैगन के सुप्रीम क्यूए को चारों तरफ फैला लिया था, जिस वजह से घोस्ट डिमन का सेल्फ डिस्ट्रक्शन का धमाका उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया होता है और वे सब के सब सुरक्षित थे, जिसकी वजह से डैन की सांसों में सांस आती है। वो खुश था कि वे लोग बच चुके, लेकिन तभी वहाँ पर हांसू आते हुए कहता है, क्या आपको पता है इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मैं काफी दूर तक गया था लेकिन मुझे एक भी जानवर नहीं मिला, यहाँ तक कि छोटा सा भी नहीं। साथ ही मैं एक जगह पर भटक भी गया था, मानो कि मैं किसी भूल भुलैया में चला गया हूँ। यहाँ तक कि अभी अभी मुझे एक जोरदार दहाड़ भी सुनाई थी। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसकी आंखें फट जाती है। वो कहता है, वाह इतना बड़ा गड्ढा, आखिर यहाँ पर हुआ क्या और सब लोग इतना सीरियस क्यों है? यह माहौल तो किसी को भी डरा दे। ये सब सोचता हुआ वो जब चुपके से ओल्ड बैगर के पास जब जाकर पूछता है इन सब का कारण, तो ओल्ड बैगर उसे बताता है, भूल जाओ, बस इतना समझ लो कि ये बहुत ही ज्यादा क्योटिक है एक्सप्लेन करना, इसीलिए इसे जाने दो। वैसे भी मैं बहुत आलसी हूँ, तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। हालांकि हांसू जब फिर भी जोर डालता है तो कुछ समय हम देखते हैं वे लोगों से सारी चीजें बता दिया था, जिसे सुनने के बाद हांसू कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है उसने खुद को ही उड़ा दिया। क्या वो हेल्स के इनॉर्मस एक्सप्लोजन टेक्निक की तरह ही थे, ब्लू मद्रास ग्रुप की तरह? ओल्ड बैगर बताता है, नहीं, वह एक यूनिक मार्शल आर्ट थी युआन डायनेस्टी के, जिसे ब्लड एक्सप्लोजन ऑफ हेवनली डिमोनिक टेक्निक कहते हैं। वह हेल की इनॉर्मस एक्सप्लोजन टेक्निक से बिल्कुल ही विपरीत है, क्योंकि हेल्स इनॉर्मस एक्सप्लोजन टेक्निक वह एक असली विस्फोटक का यूज करती है खुद को ब्लास्ट करने के लिए, जबकि ब्लड एक्सप्लोजन हेवनली डिमोनिक टेक्निक और इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करती है विस्फोट करने के लिए। अगर दोनों के एक्सप्लोजन पावर को कंपेयर करे तो हेल्स इनॉर्मस एक्सप्लोजन टेक्निक केवल एक कैरेज तक को ही ब्लास्ट कर सकता है, जबकि ब्लड एक्सप्लोजन हेवनली डिमोनिक टेक्निक उसको सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसकी एक्सप्लोजन पावर हेल्स इनॉर्मस एक्सप्लोजन टेक्निक से कई गुना अधिक है। यह एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिससे कि युआन के हर एक मार्शल आर्टिस्ट को मास्टर करना पड़ता है। 10 साल पहले युआन के खिलाफ अनगिनत लोग मारे गए थे इससे ब्लड एक्सप्लोजन हेवनली डिमोनिक टेक्निक की वजह से। उसकी बातों को सुनता हुआ डैन कहता है, एल्डर हां पास वाले बैंक के ब्रांच से कितने लोग तैनाती के लिए उपलब्ध हैं? वो बताता है, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन कम से कम 100 लोग तो होंगे ही जिन्हें हम जुटा सकते हैं, और वे सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए होते हैं। यदि आपको शक्ति प्रदर्शन के लिए लोग चाहिए तो मेरे हिसाब से उसमें दर्जन भर लोग ही होंगे। डैन कहता है, ये मेरी उम्मीद से बहुत कम है, तो प्लीज पूरे क्यू बैंक से लोगों को इकट्ठा करिए। जो सुनता हुआ ओल्ड बैगर हैरानी में उससे कहता है, क्या पूरा क्यू बैंक? आखिर आप ऐसा मुझे करने के लिए क्यों कह रहे हो? वो बताता है, मेरी नूना का बेटा यानी कि मेरा नेफ्यू लगता है कि वो मेनलैंड में आ चुका है, मुझे उस बच्चे को हर हाल में ढूंढना ही होगा। नूना को लगभग 10 साल पहले युआन के लोगों ने किडनैप किया था और निश्चित रूप से उस बच्चे की उम्र 9 साल से अधिक नहीं होगी। ओल्ड बैगर कहता है, इतना इन्फॉर्मेशन काफी नहीं है, क्योंकि हजारों नहीं 10 हजारों ऐसे बच्चे होंगे जो लगभग 9 साल के आसपास होंगे। डैन बताता है,
मैं जानता हूँ, हालांकि आपने कहा था हाल ही में एक ही समय में कई जगहों पर असामान्य संकेत देखे गए थे, है ना? वो बताता है आपने सही कहा। आयरन मार्शल एसोसिएशन के कई ब्रांचों पर एक ही समय में हमला हुआ। साथ ही व्यापारी वो टाइम माउंटेन की तलहटी में स्थित जांघे विलेज में भी बहुत सारे इकट्ठे हुए। लेकिन खैर ये सारी घटनाएं कोई विशेष चीज को नहीं बतलाते। और फिर भी क्या आपको लगता है कि ये सारी घटनाएं आपके नेफ्यू से संबंधित हो सकता है? डैन बताता है यदि ये सारी घटनाएं ब्लैक ब्लड कासल से संबंधित है तो इस बात की बहुत संभावना है कि मेरा नेफ्यू भी यहीं कहीं आसपास होगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वह उस जगह पर ना हो तो उस छोटे सी बच्चे की रफ्तार को देखते हुए वह शायद 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जिसको सुनता हुआ हान संग जब कहती है मैं आपकी बातों को समझती हूँ, लेकिन अगर हम 2 या 3 जगहों को भी टारगेट बनाकर उसे ढूंढते हैं तो भी उन जगहों की आपस में दूरी इतनी अधिक है कि खोज करना लगभग असंभव होगा। डैन कहता है इसीलिए तो मुझे पूरे क्यूबैंक की शक्ति की आवश्यकता है। वहीं उन लोगों की बातों को सुनता हुआ हांसू वो सोच रहा होता है ऐसी सिचुएशन में लगता है मैं कोई भी अपना राय नहीं दे सकता, जबकि हम देखते हैं उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वोल्वेगर कहता है मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि वे तैयार होंगे। जिसको सुनता हुआ डैन उससे कहता है यह ऐसी बात है तो फिर अगर मैं किंग ऑफ वार के रूप में पूछूं तो आप क्या बोलोगे? अगर पूरे क्यूबैंक की शक्ति काफी नहीं होगी तो मैं सो के ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की पूरी शक्ति को एकजुट करूंगा। यदि फिर भी बात नहीं बनी तो मैं आयरन मार्शल एसोसिएशन से भी मदद मांगूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ वोल्वेगर अपने मन में कहता है यदि वह क्यूबैंक ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप और आयरन मार्शल एसोसिएशन सभी को मोबिलाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पूरे मेनलैंड को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। क्या वाकई में वो इतना सीरियस है? यदि ऐसी बात है तो मास्टर हुआंगबो को हराने के बाद वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली वॉरियर के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल नहीं किया किसी चीज को हासिल करने के लिए। लेकिन अभी वो किंग ऑफ वार के रेपुटेशन का इस्तेमाल करता है आगे बढ़ने के लिए। तो आयरन मार्शल एसोसिएशन किंग ऑफ वार का एहसान चुकाने के लिए इस अवसर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देगा, खासकर ऐसे कियोस्क के समय में जब आयरन मार्शल एसोसिएशन का रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मेनलैंड के आधे से अधिक सेक्ट जरूर उसका साथ देगा। ये सब सोचता हुआ वो गंभीर सोच में डूबा ही हुआ होता है। उसी समय हानसंग डैन की बातों को सुनता हुआ उससे कहती है इस तरह आप जरूर अपने नेफ्यू को ढूंढ पाएंगे, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा क्योंकि आपकी बड़ी बहन युआन के ट्रिब्यूट की गई वोमेन है और उसका बेटा घोस्ट डीमन के कहे अनुसार अगर सच है तो वह युआन के इंपीरियल फैमिली का डिसेंडेंट है। इसीलिए यदि आयरन मार्शल एसोसिएशन या मेनलैंड में स्थित किसी भी सेक्ट को या कहे मिंग की इंपीरियल फैमिली तक ये खबर पहुंच जाती है तो स्थिति हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि वे इस चाबी को अपने हाथ से यूं ही नहीं जाने देंगे, जिससे कि मिंग और नॉर्थ युआन के बीच वार को कंट्रोल किया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो आपके नेफ्यू का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से करना चाहेंगे। डैन बताता है मैं ये जानता हूँ और फिर भी मुझे उसे ढूंढना ही होगा अपनी नूना और जियोक्सन के लिए। जो सुनता हुआ हानसंग फिर से कहती है आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी क्या ये ठीक रहेगा अगर आप अभी माउंट हुआ ना जाकर सीधे दक्षिण की ओर जाते हैं तो हो सकता है कि आप अपनी बड़ी बहन को ढूंढने के सुराग से चूक जाएंगे। डैन बताता है अभी की सिचुएशन को देखते हुए अगर मैं अपनी नूना को ढूंढ भी लेता हूँ और अपनी नेफ्यू को नहीं ढूंढ पाता हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा निराश होगी। मैं उसे अब और दुखी देखना नहीं चाहता। उसके इतना बोलते ही सीन चेंज होता है और अगला से एवे प्रोविंस के सुझाव की होती है जहाँ पर की बीस्ट डीमन पर्पल एक्स फैक्शन तक पहुँच चुका था और कह रहा होता है पर्पल एक्स फैक्शन। इसके बारे में लोगों का कहना है कि यह एक ऐसा ग्रुप है जिसने की हेवे में खुद को स्थापित करने के बाद लगभग 120 सालों तक अब तक महाशक्ति के रूप में शासन करता हुआ आया था। लेकिन अब देखो ब्लू वुल्फ आर्मी को केवल 2 घंटे लगे इसे पूरी तरह खत्म करने में। आखिर ये कितने कमजोर थे। ये सब बोलता हुआ वो जब आगे जाता है तो उसे दिखाई देता है बिना सर के कई सारे लटके हुए लाश, जिन्हें देखता हुआ वो कहता है तेरे की इन सबको इस तरह क्यों लटकाया? इतना भयानक बदबू आ रहा है, सच कहूं तो मैं इन्हें देखना तक नहीं चाहता। सही कहा ना? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? और जब उसकी बातों को सामने वाला बंदा कोई भी जवाब नहीं देता है तो वह उससे कहता है वही नए बंदे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जो सुनता हुआ वह आदमी कहता है क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? माफ करना मैं कुछ और ही सोच रहा था। तो बीस्ट डीमन वो बोलता है कमीने तेरा नाम क्या है? वो आदमी बताता है मैं ब्लू वुल्फ आर्मी में शामिल होते ही अपने नाम को छोड़ दिया था। फिलहाल के लिए मैं बिग वुल्फ की पोजीशन पर हूँ, तो प्लीज मुझे इसी नाम से बुलाइए। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि आप दोनों यहाँ पर ग्रेट वुल्फ को जीत की बधाई देने के लिए आए हैं, तो आप लोग यहाँ पर आए किस लिए हैं? उसकी ऐसी रूडनेस को देखता हुआ बीस्ट डीमन कहता है वाह ब्लू वुल्फ के लोग काफी अच्छी बातें
बना लेते हैं। और क्या मुझे हेल के डिमोनिक बीस्ट को एक छोटे से तुच्छ बिग वुल्फ के अधीन रहने की आवश्यकता भी है? जल्दी से जाओ और अपने ग्रेट वुल्फ को यहाँ पर बुला कर लाओ। जिस पर कि वह बंदा उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता पर शायद आपको लगता है कि मैं आपके साथ थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हूँ। जिस पर कि बिस्टमैन कहता है, आजकल अपनी बकवास बंद कर। तो वो बंदा कहता है, हाँ ठीक है, चलिए इस तरफ आइए, ग्रेट वुल्फ इधर है। इसी के साथ जब वे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वे लोग देखते हैं दो लोग आपस में लड़ रहे थे, जिसमें कि एक तो ग्रेट वुल्फ था जबकि दूसरा इस जगह का मास्टर होता है। हम देखते हैं थोड़े ही समय में वो बहुत ही आसानी से इस जगह के मास्टर को हरा दिया था और उसे मारने ही वाला था। उससे पहले ही वो बुढ़ऊ कहता है, मैं हार मानता हूँ। तो ग्रेट वुल्फ वो कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मुझे चुनौती दो और अगर तुम जीत गए तो मैं पर्पल एक्स फैक्शन के सभी लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे हर एक हार पर तुम्हारे एक लोग को मार डालूंगा। और अब तक तुम 199 बार हार चुके हो। केवल तुम्हारी कमजोरी की वजह से 199 लोगों की मौत हो गई और अब तुम्हारा प्यारा बेटा मरने वाला है। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि उसे मार दो, तो वह बुढ़ऊ घबराते हुए उससे कहता है, प्लीज मेरे बेटे की जान बख्श दो और मुझे मार डालो। लेकिन कोई फायदा नहीं था। वे लोग बहुत ही बेरहमी के साथ उसके बेटे के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और रह जाती है तो केवल पीछे उसकी चिल्लाहट, जिन्हें सुनता हुआ बिग वुल्फ कहता है, यह आवाज कितना लाजवाब है। उम्मीद के हिसाब से मौत के पहले अंतिम समय की चीख हमेशा से सबसे बेहतरीन रही है। तो बीस्ट डीमन वो बोलता है, बेहतरीन क्या ही बकवास है। तुम्हारे ऐसे ही बेकार के कामों को करने के चलते सारी चीजें ऐसी अस्त व्यस्त है। वहीं ग्रेट वुल्फ उस बुढ़ऊ से कह रहा होता है, जब तुम्हारे 100 डिसेबल मारे गए तब भी तुम जरा सा भी विचलित नहीं हुए, यहाँ तक कि तुम्हारे 50 सेवक मर गए और तुम्हारी बीबी और बेटी के साथ मेरे लोगों ने दुष्कर्म किया, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर लिया, तब भी तुम विचलित नहीं हुई। लेकिन अपने नाकारा बेटे के लिए तुम जान की भीख मांग रहे हो, फिर भी तुम सभी हमें कचरा कहते हो। असलियत में तो तुम लोग कचरे हो, जिन्हें यूं ही फेंकना भी कचरे का ही अपमान होगा। इसी के साथ हमें पता चलता है सुइजो हेवे प्रोविंस में एक ऐसी पर्पल एक्स फैक्शन की जगह बन गए जहां अपने मास्टर को खो चुके सर इधर उधर लुढ़क रहे थे ब्लू वुल्फ आर्मी के शिकार करने की वजह से। अतीत में जब यहाँ पर ग्रेट युआन रूल करता था तो एक लंबे युद्ध के कारण बड़ी संख्या में ऐसे क्रूर और निर्दयी व्यक्ति सामने आए जिन्हें की सेना भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। इसीलिए इनविंसिबल ब्लड डीमन ने उन सभी को इकट्ठा किया और एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जिसे की आज ब्लू वुल्फ आर्मी कहते हैं। हम देखते हैं पर्पल एक्स फैक्शन के सारे लोगों को लीडर सहित मारने के बाद ग्रेट वुल्फ बीस्ट डीमन के सामने बैठा हुआ कह रहा होता है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली 7 डीमनों में से आखिर आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं? बीस्ट डीमन बताता है, मैं यहाँ पर यह जांचने के लिए आया था कि ग्रेट एम्परर के आदेशों का पालन तुम सभी ठीक से कर रहे हो या नहीं। ग्रेट वुल्फ कहता है, ग्रेट एम्परर के आदेश बेशक हम पूरी निष्ठा के साथ उनका पालन कर रहे हैं और वैसे भी जितना समय हमें मिला था उसके खत्म होने में अभी भी बहुत समय बाकी है, फिर आप इतनी जल्दी हमसे क्यों करवा रहे हो? मैंने हेवे प्रोविंस के आसपास वाले सभी मेन फोर्सों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मैंने सभी को मार डाला जिन्होंने विरोध किया सभी को, और जिन्होंने विरोध नहीं किया उनको और भी ज्यादा बेरहमी से लोगों के फटे हुए आंखों को देखते हुए मुझे परम आनंद मिला। मैंने किसी को भी नहीं बख्शा है। हालांकि हो सकता है यह शायद ग्रेट एम्परर के लिए थोड़ा सा कम हो, इसीलिए प्लीज उन्हें बता देना कि वो ज्यादा चिंता ना करे। मैं जितनी भी कमी रह गई है उन सब की भरपाई कर दूंगा। बीस्ट डीमन वो कहता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मास्टर चियो की बात करने आया हूँ। काफी समय हो गया है जब उन्होंने तुम्हें मास्टर चियो के द्वारा ले जाई गई चमत्कारी औषधियों को वापस लाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी इसमें कोई भी प्रगति नहीं दिख रही है, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है। वो बंदा जिस पर कहता है, चियो आखिर अब ये कौन है? बीस्ट डीमन जिस पर कि कोई भी जवाब ना देते हुए उसे घूरता रहता है तो ग्रेट वुल्फ को बिग वुल्फ बताता है वह कंक्यूबाइन का बेटा है। जो सुनता हुआ ग्रेट वुल्फ कहता है, क्या तुम उस हाफ ब्लड के बारे में बात कर रहे हो? मुझे यकीन है मैंने तो उससे उस चीज को लाने के लिए बहुत पहले ही आदेश दे दिए थे, बताओ क्या हुआ? तो बिग वुल्फ वो कहता है, मैंने कंफर्म किया है कि हमारे आदमी मास्टर चियो का पता लगा रहे हैं। हालांकि मुझे फॉलोअप रिपोर्ट देने में उन्हें थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन आपको इसको लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो जल्द ही उनके पास पहुंच जाएंगे। हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ ग्रेट वुल्फ बीस्ट डीमन से कहता है, आपने उसकी बातें सुने, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे आदमी उसका ख्याल रख लेंगे। जो सुनता हुआ बीस्ट डीमन अपने मन में ये सोचते हुए कि क्या ही बकवास है, तुम ब्लू वुल्फ आर्मी को
इतने समय से ऐसे ही चला रहे हो? क्या तुमको अभी तक इसके बारे में पता नहीं लगा? चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। तुम्हारे द्वारा भेजी गई पीछा करने वाली टीम को लाइन लेकर यंग मास्टर ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है और मास्टर चियो को बंधक बना लिया है, जिसकी वजह से मास्टर चियो के द्वारा ली गई जादू या औषधियां अब आयरन मार्शल एसोसिएशन की संपत्ति बन गई है। ग्रेट वुल्फ जिसको सुनता हुआ पहले तो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, बाद में एकदम से ही अपनी जगह से गायब होकर बीस्ट डीमन के पास पहुंचते हुए उससे कहता है, तो मुझे बताइए अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो? बीस्ट डीमन जिस पर की थोड़ी देर तक शांत रहता है, बाद में उससे जब कहता है कि हालात इस तरह से बिगड़ने का कारण स्पष्ट रूप से एक ही है, तुम अपने लोगों को ठीक से मैनेज करने में विफल रहे। ग्रेट वुल्फ जिस पर कहता है, तो क्या आप ये कह रहे हो कि यह सब मेरी जिम्मेदारी है? बीस्ट डीमन बताता है, हाँ बिल्कुल। वह कहता है, या इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि सागिर एक ऐसा निकम्मा व्यक्ति है जो बिना किसी योग्यता के ही इस पोजीशन पर बना हुआ है? या यही हेल के डिमोनिक बीस्ट का बुद्धिमानी भरा विचार है जो कि दुनिया के 7 डीमनों में से एक है? वो इसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ जब बीस्ट डीमन वह अपनी आंखें भरते हुए जब सोचता है यह बच्चा फिर से शुरू हो गया, तो उसकी ऐसी बोरियत को देख ग्रेट वुल्फ वो कहता है, मुझे आपके लिए बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ब्लू वुल्फ आर्मी में केवल बेवकूफ ही भरे हुए हैं जो सिर्फ इधर उधर भाग कर कियोस को फैलाना जानते हैं। तो अब क्या मुझे उन सबको मार देना चाहिए जिससे कि हेल के डिमोनिक बीस्ट खुश हो सके, या फिर नहीं क्योंकि ये गलती मेरे अंदर आने वाले लोगों ने किया है, तो जिम्मेदारी को लेते हुए मुझे मरना चाहिए, चाहे फिर इससे भले ही ग्रेट वुल्फ की पोजीशन खाली रह जाए। अगर आप लोगों को इन लोगों की बातें हटपटी लग रही हो तो माफ करना दोस्त, मैंने काफी बातें सुलझाने की कोशिश की है और फिर भी अगर समझ नहीं आ रही है तो क्या ही कर सकते हैं। खैर हम देखते हैं। ग्रेट वुल्फ वो बोल रहा होता है, जोंगडो ह्यूंगनम के साथ भाईचारा का संबंध रखने वाला जिसने कि मुझे सबक सिखाया, मुझे लगता है कि आप ग्रेट वुल्फ के पोजीशन को अच्छी तरह से संभाल सकते हो मेरे बाद। उसकी ऐसी पागलपंती बातों को सुनता हुआ बीस्ट डीमन सोच रहा होता है, यह बंदा एक ऐसा आदमी है जिसे कि इनविंसिबल ब्लड डीमन भी दुनिया के 7 डीमनों के पास लाने की कोशिश छोड़ दी थी। यहाँ तक कि ब्लू वुल्फ आर्मी जिसमें कि बेहद क्रूर लोग शामिल है उसमें भी ये परम पागल और क्रूर है। हम देखते हैं ग्रेट वुल्फ वो पागलों की तरह हंसता हुआ बोल रहा होता है, यह बहुत ही ज्यादा मजाकिया है लेकिन शायद निश्चित रूप से यह काम करेगा। उसके ऐसे बड़े से मुंह को देखता हुआ बीस्ट डीमन आगे अपने मन में कहता है, उसका यह बेकार सा मुंह, आखिर मुझे इस पागल आदमी के साथ अब क्या करना चाहिए? ये सब सोचता हुआ वो कहता है, ग्रेट वुल्फ मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुना। होस्ट डीमन एम्परर जो कि दुनिया के 7 डीमनों में से एक था, उसे किंग ऑफ वार और उसके साथियों ने मिलकर मार डाला। इसीलिए न केवल इनविंसिबल ब्लड डीमन बल्कि ग्रेट एम्परर भी उसकी मौत पर शोक मना रहे हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में ग्रेट एम्परर को पता चला कि उनके प्रिय मास्टर चियो को आयरन मार्शल एसोसिएशन ने बंधक बना लिया है तो तुम जानते हो क्या होगा। इसीलिए ग्रेट एम्परर के साथ दोबारा वही गलती मत दोहराओ। अगर मेरी बात इतनी स्पष्ट रूप से कहने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आए तो मैं अभी इसी वक्त तुमसे निपट लूंगा। वो उसे इतनी सीरियस देख सोचता है, होस्ट डीमन एम्परर मारा गया, भले ही वो वासना में युक्त होकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना छोड़ दिया हो और फिर भी वो कोई ऐसा नहीं था जिसे कितनी आसानी से हराया जा सके। ये सब सोचता हुआ वो कहता है, दिलचस्प, यह वाकई में किंग ऑफ वार इतना शक्तिशाली है। मैं अपने सामने मेनलैंड के सभी मार्शल आर्टिस्टों को बेकार साबित होता देखकर मुझे लगा था कि किंग ऑफ वार भी कमजोर ही होगा, और सच ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना काम खत्म करने के बाद तुमसे मिलूंगा योनगैन, इसीलिए जब तक कि वह दिन नहीं आ जाता तब तक बेकार में मत मरना गोमोन जियोंग के जैसा। जो सुनता हुआ बीस्ट डीमन अपने मन में कहता है, यह कमीना बच्चा अंत तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वहीं ग्रेट वुल्फ बिग वुल्फ से पूछता है, आखिर वो हाफ ब्लड अभी कहाँ पर है? वो बताता है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो इसके हिसाब से वो हेवाई प्रोविंस के जियोली काउंटी में घुसने वाला है। जो सुन ग्रेट वुल्फ वहाँ से जाते हुए बीस्ट डीमन से कहता है, ग्रेट एम्परर को बता दो मैं सागरेन इस मामले को खुद संभालने जा रहा हूँ। जो सुनता हुआ बिग वुल्फ कहता है, 3 बिग वुल्फ, 6 मिडिल वुल्फ और 67 स्मॉल वुल्फ सभी ग्रेट वुल्फ के आदेशों का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ग्रेट वुल्फ उसे बताता है, हम जियोल के लिए निकल रहे हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम देख पाते हैं कहीं पर कोई बोल रहा होता है, यह जगह बोकचियन विलेज है। यहाँ इस छोटे से विलेज में लगभग 100 फैमिली रहते हैं। यह विलेज
एक ऐसी पहाड़ की चोटी पर स्थित है जहाँ पर पहुँचने के लिए तुम्हें जहाँ पर जाने के लिए झरने के पीछे छुपी हुई छोटे से गुफा के रास्ते से गुजरना होगा। अगर तुम सही गुफा का चयन नहीं कर पाती हो तो तुम यहाँ पर स्थित छोटे छोटे कई सारे गुफाओं में खो जाओगे। यह गुफा इतनी संकरा और लंबा है कि 3 या 4 लोग आसानी से 100 दुश्मनों से बचाव कर सकते हैं। जो सुनता हुआ 10 फ्लैग का वॉइस लीडर कहता है, बहुत खूब, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना था। प्राकृतिक खूबियों की वजह से इसे फोर्ट्रेस विलेज भी कहा जाता है और यह वाकई में सच है। मुझे बस चिंता हो रही थी कि यहाँ पर रहने वाले लोग अकेले रहना बहुत ही पसंद करते हैं। वे बिना किसी खास विरोध के हमें स्वीकार कर लिया। यहाँ जरूर आपका कोई खास संबंधित होना चाहिए। तो चियोल मोरिनो से बताता है, ओरिजिनली बोक्चियोन विलेज यहाँ पहाड़ की चोटी पर स्थित नहीं थे, बल्कि यह इस माउंटेन की तलहटी में था। और जब युआन के वापस जाते वक्त सभी गांव वालों को एनहिलेट कर दिया गया था। तब यहाँ लाइन लेके बचे हुए मेंबरों को इकट्ठा किया गया था सेक्रेट ब्रांच को चलाने के लिए। और अब इस गांव के अंदर लाइन लेके मार्शल आर्टिस्ट और उनके फैमिली ही हैं। जो सुनता हुआ वॉइस लीडर कहता है, कितना दुखद कहानी है इस गांव के पीछे की। ये सब बोलता हुआ अचानक उसका ध्यान चियोल मोरिन की ओर जाता है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो वो कहता है कि आप ठीक हो? ऐसा लगता है कि युआन के उस कमीनों के साथ लड़ने के कारण आपको इंटरनल चोट लगी है। सबसे पहले आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। तो चियोल मोरिन वो बताता है, इस तरह की मामूली चोटों का इलाज करवाना कोई आवश्यकता नहीं है। बस मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे जेड फ्लावर ग्रुप के 7 अनमोल प्रतिभाशाली लोग मारे गए। केवल 12 युआन के उन कमीनों को निपटाने के लिए और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं यकीन नहीं कर सकता कि पहले युद्ध में ही हमें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जो सुनता हुआ वॉइस लीडर वो बोलता है, मोरिम की इस कठोर दुनिया में हमेशा के लिए हम साथ नहीं रह सकते, लेकिन साथ यह वाकई में कुछ ज्यादा ही है। और खैर लेडी सोहन ने किंग ऑफ वार और ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप को कबूतर भेजकर यह सूचना दी है कि हम यहाँ पर हैं। लेकिन क्या बोक्चियोन विलेज के बारे में इस तरह बताना क्या ऐसी सिचुएशन में ठीक रहेगा? चियोल मोरिन कहता है, अब ऐसी सिचुएशन में हम और कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे हमें जो बच्चा मिला था आखिर वो है कौन? यह देखते हुए कि युआन के लोग उसका पीछा किस तरह कर रहे थे वह निश्चित ही महत्वपूर्ण होगा। वॉइस लीडर बताता है, यंग लेडी ने कहा है कि वह उसके जागने के बाद उससे बात करने की कोशिश करेगी। शायद उसके बाद हमें कुछ पता चल सके। जो सुनता हुआ चियोल मोरिन बोलता है, तो अब हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये सब बोलता हुआ वो दोनों जब डायसन की ओर देख रहे होते हैं तो डायसन एकदम से ही उनकी तरफ एक अजीब सा पोज देते हुए कहता है, चिंता मत करो और बस मुझ पर भरोसा रखो। जिसको देखता हुआ वॉइस लीडर कहता है, यह तुच्छ कमीना ऐसी सिचुएशन में भी सीरियस नहीं है। कभी कभी तो मुझे उससे जलन होने लगती है, क्योंकि हमेशा वह दुनिया को गुलाबी चश्मे पहन कर ही देखता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं जियो वो भागते हुए सोच रहा होता है, आधा दिन बीतने से पहले ही मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द कोई फैसला करना ही होगा। लेकिन जंगल में भागते हुए उनके और मेरे बीच की दूरी कम होती जा रही है। इस रफ्तार से तो मैं जल्द ही पकड़ा जाऊंगा। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। मदर, अंकल जैक्सन, अंकल सायो और किंग ऑफ वार। ऐसा बोलता हुआ वह अचानक ही चौंकता हुआ अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास की जगह को देखते हुए सोचता है, आखिर ये छत मैं कहाँ पर हूँ? मेरा पीछा तो ब्लू वुल्फ आर्मी कर रही थी, मैं क्या कर रहा हूँ? उसे इस तरह जागता हुआ देख जब सोहो कहती है, तुम उठ गए? तो वह उससे पूछता है, कौन हो तुम और मैं कहाँ पर हूँ? उसे इस तरह चिल्लाता हुआ देख सोहो बोलती है, तुम्हारी आवाज से लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो वह अपने बेड से उठते हुए जैसे ही बोलने लगता है कि मैंने पूछा मैं कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो, तो उसे अचानक ही जोरदार दर्द महसूस होता है अपने कंधों में। जिसको देखता हुआ सोहो बोलती है, इतनी जल्दी भी मत करो, तुम्हारी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन तुम्हारे कंधे पर लगे चाकू के घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। हमने तुम्हारा इलाज कर दिया है, तो कुछ समय के लिए आराम करो। जिस पर कि चियो बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए वो अपने बैग को ढूंढते हुए जब उससे उसके बारे में पूछता है तो अचानक ही उसका ध्यान साइड में जाता है। इसको देख वो कहता है, क्या तुमने उसे खोला तो नहीं? वो बताती है, क्या वो बैग? हाँ, मैंने उसे खोला है। मुझे जानना था कि सुनसान जंगलों के बीच नॉर्थ युआन के सैनिकों के द्वारा पीछा किया जा रहा बच्चा आखिर कौन है। मुझे उस झोले में काफी कुछ कीमती मिले और मुझे ऐसे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस दिलचस्पी तुम्हारी पहचान में है। आखिर गॉर्जियो के एक बच्चे का पीछा युआन के सैनिक क्यों कर रहे थे? जो सुनता हुआ जब चियो कहता है, तुम्हें कैसे मालूम है गॉर्जियो से हूँ? तो सोहो बताती है, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला हम गॉर्जियो में बात कर रहे हैं? तो चियो उससे पूछता है, क्या तुम भी गॉर्जियो से हो? सोहो बताती है,
हाँ सही कहा। अब चूंकि तुम मेरी पहचान को जान चुके हो तो मुझे बताओ तुम्हारी पहचान क्या है। जो सुनता हुआ जब चियो वो कुछ भी नहीं बोलता है तो उसे देखते हुए सुहो बोलती है, क्या तुम अपनी पहचान बताना नहीं चाहते? तो ठीक है, मैं अपने सवाल को बदलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम इसका जवाब दोगे। डैन सायो, क्या तुम किंग ऑफ वार को जानते हो? सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम उस विलेज के बाहर देखते हैं जहाँ पर की फाइनली ग्रेट वुल्फ पहुँच चुका था और अपने सामने के विलेज को देखता हुआ बोल रहा होता है, हाफ ब्लड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी जगह पर छुपे रहोगे जिसे ढूंढना इतना मुश्किल है। तुम तो वाकई में बहुत ही ज्यादा परेशानी पैदा करने वाले हो। मैंने पहले सोचा था तुम्हें यहाँ से शांति पूर्वक ले जाऊंगा और अब मैं इस धरती को झुलसे हुए युद्ध के मैदान में बदल दूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली नरसंहार कैसा होता है। बोलो वुल्फ आर्मी, आगे बढ़ो और मिटा दो वो सारी चीजों को जो भी तुम्हारे सामने आए। हम देखते हैं उसके ऑर्डर को पाते हुए उसकी पूरी सेना उस विलेज के ऊपर टूट पड़े थे, जबकि इन सबसे अनजान इधर हम देख पाते हैं सोहो के मुंह से डैन सायो और किंग ऑफ वार के नाम को सुन चियो हैरानी में सोच रहा होता है, आखिर ये वुमन है कौन और उसे कैसे पता चला कि मैं किंग ऑफ वार की तलाश कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या डैन सायो ही किंग ऑफ वार है? लेकिन मुझे याद है डैन सायो तो मेरे अंकल का नाम था। क्या ऐसा हो सकता है कि किंग ऑफ वार, जिसे कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली वॉरियर कहा जाता है, वह असलियत में मेरे अंकल हैं? ये सब सोचता हुआ वो जब सोहो से पूछता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किंग ऑफ वार के तलाश में हूँ? तो सोहो बताती है, असल में तुम नींद में बरबरा रहे थे। जो सुनता हुआ चियो कहता है, क्या सच में? ये सब बोलता हुआ वो सोच रहा होता है, यह वुमेन भी गॉर्जियो का पर्सन है, साथ ही वह किंग ऑफ वार को भी जानती है। तो क्या उसे यह भी पता होगा कि अभी किंग ऑफ वार कहाँ पर है? नहीं, मुझे इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो कितनी ही अच्छी गॉर्जियो की भाषा क्यों न बोले ले, क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता है कि वह वाकई में गॉर्जियो से है या फिर नॉर्थ युआन का ही एक साथी है। और उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि मेरे दोनों अंकल अभी भी जिंदा है, लेकिन माँ ने तो क्लियरली कहा था कि मेरे दोनों अंकलों की मौत हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? अपने ऊपर एहसान करने वाले के साथ ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ये सब सोचता हुआ वो सोहो से कहता है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, और मैं अपनी पहचान के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। तो सोहो थोड़ा सा सीरियस होते हुए उससे कहती है, नहीं तुम बताओगे? जिस पर की तो चियो भी थोड़ी देर के लिए चौंक चुका था। वो कहता है, क्या? यानी कि उसे लग रहा था कि वो अब उससे जबरदस्ती करेगी, और नहीं। सोहो कहती है, तुम्हें बचाने के लिए नॉर्थ युआन से आए हैं उन मार्शल आर्टिस्टों को रोकते हुए जेट फ्लावर ग्रुप के साथ प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 13 लोग घायल हो गए हैं। उनमें से कुछ इतने घायल हैं कि अब दोबारा वो कभी भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये सारे बलिदान केवल तुम्हें बचाने के लिए था, इसीलिए तुम्हें जवाब देना ही होगा। इसीलिए मैं तुमसे एक बार फिर से पूछूंगी, तुम कौन हो? और किंग ऑफ वार को अभी बाहर से उसे तलवारों के टकराने की जोरों से आवाज आने लगती है। वो कहती है, अब अचानक ही बाहर क्या होने लगा? इतना शोर ये किस तरह की है? अभी कुछ लोगों की चिल्लाहट की आवाज आती है, हम पर हमला हो गया है। जो सुनता हुआ सोहो कहती है, ये कैसे हो सकता है? इस जगह के बारे में तो कुछ ही लोगों को पता है। ये सब बोलता हुआ वे लोग जब दरवाजे खोल बाहर देखते हैं तो पूरा विलेज वो आग में जल रहा होता है। अपने सामने ऐसे नजारे को देखता हुआ तो उन लोगों की पूरी हालत ही खराब हो चुकी थी। चियो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ लोग चिल्ला रहे होते हैं, आखिरकार ये कमीने है कौन और ये लोग आए कहां से हैं? वहीं ब्लू वुल्फ आर्मी के बंदे वो चिल्ला रहे थे, मिंग के इन कमीनों को पूरी तरह से सफाया कर दो, हम एक आसमान के नीचे इनके साथ कभी भी नहीं रह सकते। इन सभी का सफाया करने के बाद हम अपने सूर्योदय का स्वागत करेंगे। ये सब बोलता हुआ वे लोग सोहो के पास तक पहुंच चुके थे, जिसको देखता हुआ सोहो चियो को पीछे करते हुए खुद उसके सामने आ गई थी। हालांकि तभी उन दोनों को बचाने के लिए उनके बीच में एनफ्लाई का वॉइस लीडर आकर उन सभी को रोक देता है, और जब वो उस पर भारी पड़ने लगता है तो विल अपने शील्ड को सामने करते हुए वॉइस लीडर के सभी अटैकों को किसी तरह संभालता है। इसे देखता हुआ वॉइस लीडर कहता है, आराम खोर कहेंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस बार तुम लोगों को शील्ड की आवश्यकता पड़ रही है। वहीं इधर डाइसन वो बोल रहा होता है, ये कमीने भले ही देखने में उनके जैसे लगते हैं जिनसे कि हम पहले लड़े थे, और इनकी लड़ने की शैली वो बिल्कुल ही अलग है। ये सभी एक साथ मूव कर रहे हैं जैसे कि सैनिक करते हैं। तो वॉइस लीडर वो बोलता है, आखिर नॉर्थ युआन के सैनिक खुलेआम इस तरह मिंग डायनेस्टी की धरती पर कैसे आ सकते हैं? क्या यहाँ पर किसी तरह का मजाक चल रहा है? हम देखते हैं उनके बीच की लड़ाई बहुत ही ज्यादा घमासान चल रही थी। लोग बुरी तरह से मारे जा रहे होते हैं, वो भी बेरहमी से, जबकि
जबकि इधर जोल मोरिन अपने सामने से आ रहे सभी बंदों को खत्म करता हुआ ग्रेट वुल्फ की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है ये सारे लोग पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होकर मूव कर रहे हैं बिना किसी गायब के। ऐसे हमले कर रहे हैं कि जिससे रोंगटे तक खड़ा हो जाए। ऐसा लग रहा है कि यह किसी तरह का बैटल फील्ड है। अगर ऐसी बात है तो मुझे सबसे पहले अपने दुश्मन के सेनापति का गला काटना होगा। यदि मैं उसे गिरा देता हूँ तो उसकी पूरी सेना पल भर में ढह जाएगी। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही अपने लाइन रोड का इस्तेमाल करता है तो हम देख पाते हैं कि वो एक ही बार में कई सारे सैनिकों को खत्म कर डाला था। जिसे देखता हुआ बिग वुल्फ वो कहता है वह काफी अच्छा है अपने जजमेंट और एग्जीक्यूशन में, यहाँ तक कि उसकी स्पिरिट भी बुरा नहीं है। तो अब आप क्या करने वाले हो? क्या आप चाहते हो कि मैं उसे संभाल लूं? ग्रेट वुल्फ बोलता है नहीं, उसे मैं खुद संभालूंगा। मुझे स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट वाले लोग काफी पसंद है क्योंकि टैलेंटेड लोगों को अपमान करके उनके साथ खिलवाड़ करते हुए उनके भविष्य में स्ट्रॉन्ग बनने के आत्मविश्वास को ही तोड़ देना बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। तो चलो अब शिकार किया जाए। वो ऐसे भेज के जैसे शिकार को किया मुझे काफी लंबा समय हो गया है। ये सब बोलता हुआ वो पूरी तरह से तैयार हो गया था जोल मोरिन के हिट को डायरेक्ट लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ से जोल मोरिन अपने ब्लडी लाइन डांस के साथ जब उस पर हमला कर रहा है तो उन दोनों का टकराव भयंकर था, इतना ज्यादा खतरनाक कि उसके आसपास केवल आग ही आग दिख रहे होते हैं। जबकि जोल मोरिन वो सोच रहा होता है उसने मेरे ब्लडी लाइन डांस को ब्लॉक कर दिया। आखिर यह किस तरह की ट्रांसपेरेंट चीज है या यह किसी तरह की स्ट्रॉन्ग बॉडी शील्ड क्यूआई है? नहीं, ये किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग बॉडी शील्ड क्यूआई से अलग प्रतीत होती है। ऐसा महसूस हो रहा है ये किसी मेटल जैसी चीज है और सामने तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ बेहद ही ज्यादा आसानी से उसके हमले को रोका हुआ ग्रेट वुल्फ वो बोल रहा होता है तुम्हारी ये तुच्छ सी पावर, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही अपने वेपन को हल्का सा घुमाता है तो हम देख पाते हैं उसकी इतनी ज्यादा स्पीड थी कि जोल मोरिन के पता लगने से पहले ही उसकी एक आंख फूट चुकी थी, बिल्कुल उसके फादर की तरह। बाद में जब उसे एहसास होता है तो वो सोचता है ये अभी अभी क्या था, मेरी एक आंख मैं देख नहीं पा रहा हूँ। उस समय बाद हम देखते हैं कि सबकी हालत टाइट हो चुकी थी, हर कोई हार चुका था और ग्रेट वुल्फ वो बोल रहा होता है हम नॉर्थ युआन के साबित सैनिक ब्लू वुल्फ आर्मी हैं जिन्हें कि इनविंसिबल ब्लड डीमन द्वारा बनाया गया था। हमें तभी संतुष्टि मिलती है जब हम अपने सामने मौजूद हर जीवन को मिटा देते हैं और इस बार हमें काफी मजा आया। शेर के बच्चे, मैं लंबे समय बाद प्लानिंग बना रहा था अच्छे खाने को खाने की, लेकिन तुम्हें खून से लथपथ इस हालत में देखकर मेरी भूख ही मर गई। अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, चलो मुझसे दूर हो जाओ। ये सब बोलता हुआ वह जोल मोरिन को बिना मारे फ्लैग की ओर फेंकते हुए उससे कहता है ठीक है हाफ ब्लड, अब मुझे फैसला करना है कि तुम्हारे साथ क्या करना है और उससे पहले तुम मुझे बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें घसीट कर यहाँ से ले जाऊं और तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ मरने दूं या फिर तुम यहीं पर उस वुमेन के साथ मरना चाहते हो? यो सुनता हुआ सोहो अपने मन में कहती है या वो इस बच्चे को मारना चाहता है? तभी च्यू बोलता है ब्लू वुल्फ आर्मी क्या तुम मुझे यहाँ पर पकड़ने नहीं आए थे? सिर्फ मुझे अपने साथ ले जाओ, ये लोग निर्दोष हैं, इन्हें कुछ भी मत करो। तो ग्रेट वुल्फ वो बोलता है या तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं? तुम यहाँ पर मरने वाले हो, साथ ही ये लोग भी मरेंगे क्योंकि इन्होंने तुम्हें बचाकर बहुत ही बड़ा पाप किया है। रही बात निर्दोषों की तो युद्ध के मैदान में ये सारी चीजें देखी नहीं जाती। युद्ध के मैदान में लोग मरते हैं क्योंकि वे जिंदा होते हैं। इसके अलावा मेरा तुमसे सख्त नफरत करने का एक और कारण है और वो ये है कि मैं भी हाफ ब्लड हूँ। तुम्हें अपने कदमों को उठाने से पहले इसके परिणामों के बारे में सब कुछ सोच लेना चाहिए था क्योंकि जिस पल तुम्हें मिंग के कमीनों की मदद मिले उसी पल यह लड़ाई एक युद्ध में बदल गई थी। ये सब बोलता हुआ अचानक उसका ध्यान अपने सामने एक बटरफ्लाई पर जाता है, कहता है अब ये क्या है? अभी तो सर्दी का मौसम नहीं आया है। हम देखते हैं वो बटरफ्लाई सर्दी की वजह से नहीं बल्कि सोहो के लाइफ एंड डेथ बटरफ्लाई की यूज करने की वजह से आई थी। वो कहती है मैं तुम्हें इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी, इसके अलावा बच्चे को घसीट कर ले जाना और निर्दोषों को बुरी तरह से मार डालना। यह नॉर्थ युआन में इसी तरह के जानवरों वाले कानून चलते हैं? अगर हाँ तो मेरे पास शक्ति का प्रयोग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम देखते हैं ये सब बोलता हुआ वह जब इनविंसिबल
पॉइजन 7 स्टेप सोल एलिमिनेटिंग पॉइजन का इस्तेमाल करती है। तो हम देखते हैं उसकी भयानकता को देखते हुए ग्रेट वुल्फ वो सोच रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतने पावरफुल पॉइजन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है। वह निश्चित रूप से कोई साधारण लड़की तो नहीं हो सकते। जबकि दूसरी तरफ सोहो वो बोल रही होती है, अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और ग्रेट वुल्फ को ज्यादा समय नहीं लगता सोहो के पावर का राज जानने में। वो तुरंत ही उसके पॉइजन के सोर्स को पहचान कर उसे एलिमिनेट करते हुए कहता है, मैं तो घबरा ही गया था क्योंकि तुमसे बहुत ही अधिक इंटरनल एनर्जी बाहर निकल रही थी, लेकिन पता चला कि यह तो तुम्हारी थी ही नहीं। हम देखते हैं अपने बटरफ्लाई को इस तरह तबाह होता हुआ देख वो कहती है, मेरी लाइफ एंड डेथ बटरफ्लाई। लेकिन अब काफी देर हो चुके थे। ग्रेट वुल्फ वो आगे बढ़ते हुए कहता है, जैसा कि उम्मीद थी वह डरा देने वाली एनर्जी इस बटरफ्लाई ऑर्नामेंट के अंदर से ही आ रही थी। तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा चौंका दिया था कि कितना एन्जॉइंग है। अपने हाथों में ध्रुव का पत्ता होने के बावजूद भी तुम्हारी हिचकिचाहट ने सब कुछ बिगाड़ दिया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह तुम्हारी पहले रियल फाइट एक्सपीरियंस थी, लेकिन तुम साहसी बहुत हो। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि थोड़े समय बाद क्या तुम बिस्तर पर भी इतनी ही हिम्मत दिखा पाओगी। नहीं रहने दो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। मुझे भूख बहुत लगी है तो मैं तुम्हें यहीं पर खाऊंगा। चबा चबा के मैं तुम्हारे बॉडी का एक एक इंच निकल जाऊंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ सोहो खौफ में डूबी हुई सोच रही होती है, आखिर ये आदमी इस तरह की बातें कर रहा है। वहीं उसकी बातों को सुनता हुआ च्यू वो चिल्ला रहा था, ये सारी चीजें बंद करो, मेरी तलाश में आए थे और मैं यहाँ पर हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन तभी गुस्से में एक आवाज आती है, तुम्हारे जैसे तुच्छ व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई उसके पास भी आने के। हम देखते हैं फाइनली वहां पर डैन पहुंच चुका होता है और जैसे ही वो डायरेक्टली भयंकर पावर के साथ ग्रेट वुल्फ के ऊपर ही लैंड करने की कोशिश करता है तो एक मोमेंट पर ग्रेट वुल्फ अपनी जान को बचाते हुए अपनी जगह से दूर हट जाता है और किंग ऑफ वार को देखते हुए सोच रहा होता है कितना शक्तिशाली इंसान है। जब तक कि वो मेरे बहुत करीब नहीं पहुंच गया तब तक मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ। वहीं डैन उस पर हमला करते हुए बोल रहा होता है, तुमने जो आज पाप किया है उसके कीमत तुम्हें अपनी जान को देकर चुकानी पड़ेगी। इतना बोलते हुए वो जब अपना हमला खतरनाक रूप में उस पर करता है तो ग्रेट वुल्फ अपनी इनविंसिबल शील्ड को उसके सामने लाते हुए डैन के हिट को किसी तरह संभालता है, लेकिन उसका प्रेशर इतना अधिक होता है कि वो कई कदम पीछे तक धकेला जा चुका था। जिसको देखता हुआ उसके लोग कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्या ग्रेट वुल्फ पीछे धकेला गया है। ये सब बोलता हुआ वो देखता है कि ग्रेट वुल्फ वो उड़ता हुआ पीछे एक घर से बेहद ही ज्यादा खतरनाक रूप से टकराता है, जो कितना जबरदस्त था कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। जबकि इधर डायसन और वॉइस लीडर उसे इतनी बुरी तरह से पिटता हुआ देख सीटियां मारते हुए बोल रहा होता है, ये हो ही ना बात, ये ओंगनेम उसे चींटी की तरह मसल दो, वो आज बचना नहीं चाहिए। वहीं चियलमरिन वो सोच रहा होता है, एक बार फिर से मुझे मदद की आवश्यकता पड़ गई। दूसरी तरफ सोहो डैन को अचानक ही अपने सामने इस तरह दे वो इतना खुशी के मारे शौक हुई थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो पूरी तरह खामोश होकर उसे देख रही होती है और तभी जब डैन कहता है, क्या तुम ठीक हो, तो सोहो रोते हुए सोचती है, भले ही देरी से पर वो मेरे पास हमेशा आता है। इसी के साथ वो बोलती है, और कभी कभी लगता है कि मुझे आपको डांटना पड़ेगा, अगली बार दोबारा इतना देर मत करना। तो डैन वो बोलता है, ठीक है, मैं इसे दोबारा कभी नहीं करूंगा। ये सब बोलता हुआ वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके बीच जैक्सन अचानक ही आकर एकदम से ब्लू वुल्फ आर्मी के खिलाफ भयंकर रूप में अपने येलो ड्रैगन के सुप्रीम क्यूआई के साथ एक जोरदार दहाड़ को मारता है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जियो बेचारा किसी तरह खुद को संभालते हुए कहता है, अरे बाप रे, अब ये क्या है, ये आदमी है। दूसरी तरफ सोहो उसे देखते हुए सोच रही होती है, इस आदमी को तो मुझे यकीन है मैंने आयरन मार्शल एसोसिएशन में देखी थी, और ये कितना विशाल है। जबकि जैक्सन अपनी टूटी फूटी आवाज में पीछे मुड़ डैन से कहता है, सायो बहुत तेज। वहीं इधर ग्रेट वुल्फ डैन के हिट को लेने के बाद दोबारा खुद को संभाल कर उसकी तरफ आते हुए कहता है, अब मुझे समझ आया, उस बटरफ्लाई ऑर्नामेंट में जो इमेंस पावर समाहित थे उसका मास्टर तुम ही हो। मुझे बताओ, क्या तुम ही किंग ऑफ वार हो, जिस पर कि ग्रेट एम्परर की भी नजर है? अगर हाँ तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन इसकी वजह से मुझे तुम्हें खाने की उत्तेजना और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो चलो खाया जाए। उसे इस तरह देखता हुआ सोह बोलती है, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को निपटाना बेहतर होगा जिस पर कि डैन यह सोचता हुआ कि वो खतरनाक है। कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो सोह वो बोलती है, और मुझे आपके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सही कहा ना? वो बताता है, बिल्कुल। ये सब बोलता हुआ अचानक ही
उसका ध्यान जियो की तरफ जाता है, जिसको देखता हुआ उसे समझ आ जाता है कि वो उसकी बहन का बेटा है। वो कहता है तो यही मेरा नेफ्यू है, ये तो कुछ हद तक उसके जैसा ही दिखता है, पर खैर बस कुछ समय इंतजार करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो सन ग्रेट वुल्फ बोलता है ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये काफी दिलचस्प है क्योंकि किंग ऑफ वार तुम पहले इंसान हो जिसने कि मेरे यानी कि सागरिन के सामने ये बात कही है। हालांकि अगर मैं तुमसे यहाँ लड़ूं तो निश्चित ही यह लड़ाई बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मुझे इसकी परवाह तो नहीं है कि यहाँ पर हर कोई मर जाए, लेकिन उनके शरीर के टुकड़े इधर उधर छितर बितर हो जाते हैं तो यह कई महीनों में बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। तो क्यों ना हम कहीं और चले। तो डैन वो बताता है मुझे नहीं लगता है कि ये लड़ाई इतना भयानक भी होगा, पर चलो मुझे तुम्हारा विचार अच्छा लगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक बच्चा तुम्हारी मौत का गवाह बने। जो सुनता हुआ ग्रेट वुल्फ अपने लोगों से कहता है बिग वुल्फ उस हाफ ब्लड को छोड़कर बाकी सभी को मार डालो। जो सुनता हुआ बिग वुल्फ कहता है जैसी आपकी मर्जी। ये सब बोलता हुआ वो जब क्रीपी स्मेल को देने लगा था उसके चेहरे को देखता हुआ डैन वह भी टेलीपैथी के जरिए कहता है जैक्सन वह बच्चा तुम्हारा नेफ्यू है, उसे प्रोटेक्ट करना। हम देखते हैं जैक्सन भी उसकी बातों को सुन पूरी तरह तैयार हो चुका था। इसी के साथ हम देखते हैं कि डैन और ग्रेट वुल्फ दोनों ही उस जगह से दूर माउंटेन की चोटी पर जाकर खड़े हो चुके थे। ग्रेट वुल्फ कहता है इससे पहले कि हम लड़े मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम ही हो जिसने की दुनिया के 7 डीमनों में से एक को मारा था? मेरा मतलब है कि 9 डार्क मैडनेस डीमन को। डैन बताता है हाँ बिल्कुल वो मैं ही था। तो वो पूछता है क्या घोस्ट डीमन एम्परर भी तुम्हारे हाथों से ही मरा? तो डैन वो बताता है वेल चलो मान लेते हैं कि उसे भी मैंने ही मार डाला, तो अब क्या तुम उसके शौक में मुझसे बदला लोगे? ग्रेट वुल्फ वो क्रीपी स्माइल के साथ बताता है शौक मनाना क्या इसका कोई मतलब ही होता है? क्योंकि मौत को भले ही अर्थ देने की तुम कितने ही कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन अंत में यह जिंदा लोगों के हित में ही जाने वाली क्रिया रह जाती है। इसलिए जो लोग पहले ही मर चुके हैं उनमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। जो सुनता हुआ डैन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम अब मुझसे क्या सुनना चाहते हो? ग्रेट वुल्फ बताता है मैं तुमसे वो लड़ाई के खत्म होने के बाद सुनूंगा जो मैं सुनना चाहता हूँ। इसलिए किंग ऑफ वार खुद को बेहतर तैयार कर लो, क्योंकि मैं अभी तक ऐसा किसी से भी नहीं मिला जो मेरे सिल को तोड़ सके। जिस पर कि डैन अपनी जगह से बिना हिले एक स्माइल करते हुए कहता है सेल अगर तुम किसकी बात कर रहे हो मुझे तो तुम्हारे पास कोई सिल दिख ही नहीं रही है। तो ग्रेट वुल्फ वो बोलता है किंग ऑफ वार भले ही ये तुम्हें दिखाई ना दे लेकिन तुमने इसे जरूर महसूस किया होगा जिसने कि अभी अभी तुम्हारे हमले को रोका था। यह 5 रंगों वाले क्रिस्टल से बनाई गई ट्रांसपेरेंट शील्ड है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ये सब बोलता हुआ वो अचानक ही बहुत ही बड़े शौक में डूब गया होता है क्योंकि डैन उसकी बातों के बीच ही अपना हमला कर दिया होता है उसके शील्ड पर, जिसे लेकर वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही वो उससे 2 टुकड़ों में अलग हो चुके थे। इसको देखता हुआ डैन कहता है या तुम इसी शील्ड की बात कर रहे थे जो कि अभी अभी टूट गई है? ये सब बोलता हुआ वो आगे कहता है इस दुनिया में ऐसा कोई भी ढाल नहीं है जो हेवनली आर्टिलरी जनरल के अटैक को रोक सके। जिस पर कि ग्रेट वॉल अपने सदमे में उससे कहता है मुझे अपने हमले के बारे में मत बता। साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे याद है ग्रेट एम्परर ने एक बार कहा था मेरा स्पीयर अनस्टॉपेबल है और मेरा सेल वो अजय है। हम देखते हैं ग्रेट एम्परर ने उससे कहा होता है उसके सेल और स्पीयर को देते हुए अगर तुम्हारे जैसे कुछ और दर्जन मार्शल आर्टिस्ट होते तो युआन कभी भी डायनेस्टी से नहीं हारता। ये सब याद करता हुआ ग्रेट वुल्फ अपने मन में कहता है आखिर ये कैसे टूट सकती है? केवल किंग ऑफ वार के एक ही अटैक से। वो आदमी खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। या मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ सच में मैं जीत भी पाऊंगा या फिर मैं मारा जाऊंगा? क्या मुझे भाग जाना चाहिए? ये सब सोचता हुआ उसे डर के साथ साथ एक्साइटमेंट भी हो रही होती है। उसने मुझे बनाया है, मैं मर भी जाऊं तब भी मुझे उसे खाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। उसके जैसे इतने स्वादिष्ट खाने को मैं यूं ही नहीं जाने दे सकता, तो चलो उसे बुरी तरह से खाया जाए। ये सब सोचता हुआ वो अपना हमला करता है डार्क गॉड शैडो स्पीयर मेटियोर नाइट। साथ ही वो सोच रहा होता है मैं उसे टुकड़ों में काट डालूंगा, पर इससे नहीं। अगर मैं मेटियोर नाइट से इस हरामखोर को टुकड़े करता हूँ तो यह उसकी टेक्सचर को बहुत ही खराब कर देगा। इसलिए चलो मैं इसे थोड़ा सा साफ सुथरा तरीके से करूंगा पावरफुल स्पीयर को अनलिश करके। इसी के साथ वो अपना दूसरा हमला करता है हेवनली डिस्ट्रक्ट
डिस्ट्रक्शन डीमन एम्परर नाइट। साथ ही वो आगे अपने मन में कहता है, मैं इसी अटैक के साथ तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। इस तरह मैं तुम्हारे मांस को खा पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी चमड़ी फिर भी खराब हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, उसके खाल को उतार कर मैं पहन तो सकता हूँ, जिसमें कि उसका सर सबसे जरूरी होगा। ये सब बोलता हुआ वो अपना तीसरा हमला करता है, डार्क गॉड शैडो स्पीयर अर्थ वायर। मतलब कि अभी तक नहीं समझे हो कि ये बंदा कर क्या रहा है, तो मैं बताता हूँ ना। ये बंदा इतना घबरा गया होता है कि डैन को डराने के लिए हवा में ही अपने प्रदर्शन को करते हुए खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे कि डैन को उससे डर लगे। और डैन वो अपनी बोरियत नजर से उसे देखते हुए सोच रहा होता है, अरे यार ये बंदा कर क्या रहा है। ये सब सोचता हुआ वो कहता है, भाई क्या हमारी लड़ाई शुरू हो गई है? तो ग्रेट वुल्फ उस पर फाइनली असली हमला करते हुए कहता है, बिल्कुल हमारी लड़ाई शुरू हो गई है और खत्म होगी तुम्हारी मौत के साथ ही। तो डैन कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसे बेवजह में लंबा खींचना कोई मतलब ही नहीं बनाएगा। इतना बोलते हुए वो बंदा जब उसके पास आता है तो इतना खतरनाक हिट वो उसे देता है कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी डैन के हमले के बाद गुब्बारे की तरफ फूलना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपने मन में कहता है, मेरी बॉडी के अंदर भयंकर इंटरनल एनर्जी दौड़ रही है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, आखिर ये है क्या? तो डैन उसे बताता है, तुम्हारी ब्लड वेसल और 8 असाधारण क्यूए मेरिडियन के अंदर 9 ड्रैगन बेकाबू होकर दौड़ रही है, यहाँ तक कि तुम्हारी आर्टरी में भी। हम देखते हैं डैन की 9 ड्रैगन आर्टिलरी इतनी पावरफुल होती है कि वो एक ही बार में ग्रेट वुल्फ को मौत के आखिरी दरवाजे पर पहुंचा दिया होता है, जिसकी शॉक वेव इतनी भयंकर होती है कि उस माउंटेन की चोटी तक को बुरी तरह तबाह कर दिया था। जबकि नीचे इन सबसे अनजान बिग वॉल अपने लोगों को लीड करते हुए बोल रहा होता है, हम ब्लू वुल्फ आर्मी हैं, हमें कोई भी रोक नहीं सकता, हम जितना चाहे उतना मार सकते हैं। इसीलिए ग्रेट वुल्फ के आदेशानुसार उस हाफ ब्लड को छोड़कर बाकी सबको मार डालो। हम देखते हैं उसके ऑर्डर को पाते ही 3 बिग वुल्फ पूरे वुल्फ आर्मी को लीड करते हुए जब अपने हमले ट्रिपल सर्कुलेशन शैडो फॉर्मेशन के साथ अटैक करते हैं, तो उसे देखते हुए चियो कहता है, ध्यान से, ट्रिपल सर्कुलेशन शैडो फॉर्मेशन एक प्राचीन और अल्टीमेट फॉर्मेशन है जिसका उपयोग केवल ब्लू वुल्फ आर्मी के बिग वुल्फ ही करते हैं। और उसकी बातों को सुनता हुआ तो जियोक्सन डैन की बातें याद कर रहा था। जियोक्सन वो बच्चा तुम्हारा नेफ्यू है, उसे किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना। वो हम देखते हैं वो बार बार नेफ्यू नेफ्यू कहते हुए अपने येलो ड्रैगन के सुप्रीम क्यूआई के साथ एक जबरदस्त स्लैप को करते हुए कहता है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। वो स्लैप इतना पावरफुल होता है कि एक ही बार में वो पूरे वुल्फ आर्मी को निपटा दिया होता है, यहाँ तक कि पीछे की सारी बिल्डिंग भी तबाह हो चुकी थी और केवल एक बड़ा सा होल दिखाई दे रहा होता है। वहीं उसके प्रेशर को महसूस करता हुआ ये दोनों अपने मन में सोच रहे थे, बाप रे ये तो फ्रीकिंग स्ट्रॉन्ग है। वहीं सेम टाइम पर हम डैन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर कि उसके सामने ग्रेट वुल्फ खून की उल्टियां करता हुआ अपने घुटनों पर उसके सामने बैठा हुआ था, जबकि डैन वो बोल रहा होता है, अब तुम्हें होश आया? वो बताता है, धत तेरे के, मुझे तो लगा था कि मैं मर गया, लेकिन मैं अभी भी जिंदा क्यों हूँ? डैन बताता है, मैंने केवल कुछ पलों के लिए तुम्हारे जीवन को थामे रखा है, जो कि जल्द ही खत्म होने वाली है। जिस पर कि ग्रेट वुल्फ उससे पूछता है, मेरे पूरे शरीर में ऐसा दर्द हो रहा है कि जैसे मानो ये किसी भी पल फट जाएगा, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? और डैन उसकी बातों का जवाब ना देते हुए उससे बोलता है, मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा केवल इसलिए रखा है क्योंकि मैं जानना चाहता था आखिर तुम मुझसे क्या सुनना चाहते थे। तो ग्रेट वुल्फ वो कहता है, तुम पागल कमीने कहेंगे, बस यही तुम्हें जानना था। हालांकि अब चूंकि तुम इतने जिज्ञासु हो तो मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगा और तुम्हें इसी सस्पेंस में छोड़ जाऊंगा। डैन जो कि सुनता हुआ कहता है, क्या सच में ऐसी बात है? तो फिर भूल जाओ, मुझे अब इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। तो ग्रेट वुल्फ वो बोलता है, क्यों भाई, उस हाफ ब्लड की माँ, मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा वो कहाँ है। डैन जिस पर कि बिना कुछ बोले उसकी तरफ घूरते हुए इंतजार कर ही रहा होता है कि आगे वो क्या कहेगा। तभी वो देखता है कि ग्रेट वुल्फ उसका मजाक उड़ाते हुए आगे कहता है, वह कुतिया मेरे पेट में है क्योंकि मैंने उसे खा लिया, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझे तुम्हें खाने दो। ये सब बोलता हुआ वो अपने अंतिम समय में भी जब डैन को खाने की कोशिश करता रहता है तो उसे देखते हुए डैन कहता है, चलो मैं तुम्हारी इस हरकत को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होऊंगा क्योंकि अंत में तुम तो मरने ही वाले हो। ये सब बोलता हुआ वो उसे मारने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए कुछ कर पाता उससे पहले ही जियोक्सन ने अपने येलो ड्रैगन के सुप्रीम क्यूआई के साथ स्लैप किया होता है। उसकी शॉक वेव वहां पर पहुंच जाती है और ब्लू वुल्फ आर्मी के साथ ग्रेट वुल्फ को भी अपने चपेट में लेता हुआ हवा में उड़ाता हुआ दूर लेकर चला गया था, जिसे लेकर डैन भी चौंक चुका था क्योंकि वे लोग जब ग्रेट वुल्फ के साथ आसमान में पहुंचते हैं तो ग्रेट वुल्फ की
अंदर डैन के 9 ड्रैगन की होने के चलते वो जब फटता है तो अपने साथ साथ अपनी पूरी सेना को भी अपने साथ ही खत्म कर देता है और रह जाती है तो उस जगह पर बस तबाह हुई धरती, जिसे कि अपनी जगह पर खड़ा डैन देखते हुए कहता है वैसे भी अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कितना बोलते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। और रुक जाओ, जाने से पहले भाई साहब इतनी लंबी वीडियो बनाने में हालत खराब हो गई, इसलिए भाई कम से कम 1000 कमेंट चाहिए। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो अगली वीडियो भूल जाओ, काफी समय बाद आएगी। लेकिन अगर चाहते हो कि अगली वीडियो 10 दिन के अंदर आ जाए, वो अभी इतनी ही बड़ी लंबी, तो टारगेट पूरा करो और 3 बार हैप करनी पड़े तो 3 बार करो, फर्क नहीं पड़ेगा, बस वीडियो चलनी चाहिए। बाकी तब तक के लिए स्क्रीन पर आ रही स्टोरी के जाकर देखो, कंप्लीट सीरीज है, मजा आएगा तुम लोगों को।